जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेगा ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंडेक्स 16 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आपका इंडेक्स 16 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है राइट। तो इंडेक्स 16 बेसिकली क्या है, पीपी के बारे में बात करता है। सबसे पहले आपका इंडेक्स 16 बता दो बच्चे किसके बारे में बात करेगा। आपका ये रेगुलर क्लास का है, आपका नोट्स है। ठीक है तो अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, जस्ट आपको समझना है। ठीक है बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ हैंड रिटन आपको मिल जाएगा। ठीक है तो आपका इंडेक्स 16 किसकी बात करता है बच्चे, पीपी। पहले सबसे पहले समझेंगे क्या पीपी क्या होता है बच्चे, पीपी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है कि पीपी आपका होता है क्या, राइट। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट आपका न्यू इंडेक्स आया है। जो आपका एस है सेम आपका एज आपका इंडेक्स है, इसमें कुछ भी खास आपका चेंजेस नहीं है। ठीक है सो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, बट आपको वहाँ पे जो इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ाते हैं बच्चों को, आपका बेसिक लेवल पढ़ाते हैं, यानी आपका थोड़ा सा कम पढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है आपका पूरा इन डेप्थ आपका इन डिटेल में पढ़ना है। ठीक है तो बेसिकली आपका बताओ पीपी क्या होता है। देखो पीपी का डेफिनेशन क्या है बच्चे, अभी आजकल फिक्स एसेट नहीं बोलते हैं, फिक्स एसेट नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं पीपी बोलते हैं, राइट। सो बच्चे आपका पीपी मीन्स व्हाट, फर्स्टली आपको एसेट कितने टाइप का होना चाहिए बच्चे, आपका एसेट दो टाइप का होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल, ये समझते हो ना। तो बच्चे टेंजिबल आपका पीपी टेंजिबल होता है। ठीक है एंड इसका डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चे, आपका पीपी आपका कोई भी आपका फिक्स एसेट किसको बोलेंगे बच्चे, फर्स्टली आपका क्या होना चाहिए टेंजिबल, एंड दूसरा बच्चे हेल्प फॉर द बिजनेस। ठीक है आपका बिजनेस प्रोडक्शन के लिए आप यूज करें, हेल्प फॉर द आपका प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। ठीक है रेंटल टू अदर्स, हेल्प फॉर बच्चे आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की प्रोडक्शन में आप यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन में जो भी फैक्ट्री मशीनरी ये सारे चीज़ आपका यूज कर रहे राइट। आपका ये क्या होगा बच्चे, आपका ये आएगा। ठीक है आपका पीपी उसको बोलेंगे। रेंटल टू अदर्स, आप किसी को रेंट पे देने के लिए यूज कर रहे हो, राइट। आपका किसी और को आपका रेंट पे देने के लिए यूज कर रहे हैं, रेंटल टू अदर्स, राइट। वो भी क्या होगा बच्चे, वो भी आपका पीपी में काउंट होगा। ठीक है यानी बेसिकली पीपी का मतलब क्या है कि आपका टेंजिबल एसेट होना चाहिए। दूसरा बच्चे आपका रेंटल टू अदर्स, किसी को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं या तो प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोचिंग का बिजनेस है। ठीक है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितना हमारा माइक है, कैमरा है, कंप्यूटर, ये सब जो आपका यूज कर रहे हैं, सर्विसेज सप्लाई करने के कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या आपका पीपी है। या रेंटल टू अदर्स, ठीक है हमने किसी और को रेंट पे देने के लिए यूज किया है, आपका किसी और को रेंट पे देने के धंधा ही हमारा वही है, जैसे हायर परचेज। ठीक है अब हायर परचेज में हमारा सॉरी यस आपका आपका यू कैन से लीजिंग का बिजनेस हमारा है। ठीक है यू कैन से आपका लीजिंग का बिजनेस, राइट। वहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चे, आपका एसेट हम आपका बिजनेस में हम देते हैं आपका लीज पे। ठीक है या फिर बच्चे जिसका आपका बेसिकली आपका रेंटिंग का बिजनेस है, जैसे टैक्सी वगैरह हो गया ना, कि आप टैक्सी आपका रेंट पे ले जा सकते हो, राइट। तो रेंटिंग आपका हमारा धंधा ही वही है, हम उसको पीपी को क्या करते हैं बच्चे, आपका यूज करते हैं रेंटिंग आपका रेंट पे देने के लिए, राइट। तो वो भी आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे आपका ये भी आएगा, राइट। अगर मान लो मेरा आपका घर है, हाउस है, इसको रेंट पे यूज आपका देने के लिए यूज करते हैं, तो क्या ये आपका यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, इसके ये सवाल है। ठीक है तो इसके लिए बच्चे आपका सेपरेट इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है अदरवाइज वो भी यहाँ पे आता है, इसके लिए आपका सेपरेट ये आपका दिया हुआ है, राइट। सेपरेट इंडेक्स दिया हुआ है इंडेक्स 40, राइट। वहाँ पे आपका हम बात करेंगे आपका इसी टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी। ठीक है आपका इमोवल प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके लिए इन्होंने सेपरेट आपका इंडेक्स बना के दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे आपका बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ मशीनरी दिया, फर्नीचर दिया, कंप्यूटर दिया, गाड़ी दिया, ये चीज़ आप रेंट पे देते हो, राइट। तो ये बिजनेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये 16 में फॉल करता है। ठीक है आपका ये सबका 16 में फॉल करता है, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, जैसे हमारे आपका बिजनेस में आपका फर्नीचर है, कंप्यूटर है, आपका बिल्डिंग है, ये सब क्या है बच्चे पीपी है, हम बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है आपका पीपी है, राइट। ओके नेक्स्ट बच्चे आपका एक्सपेक्टेड टू बी, अब इसका लाइफ क्या होना चाहिए बच्चे, आपका इसका लाइफ आपका मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। पीपी का मतलब आपको कोई भी एसेट अगर इसका लाइफ आपका लेस देन 1 ईयर, बट हम बिजनेस में यूज करें तो हमारा पीपी नहीं है, यानी आपका लाइफ उसका क्या होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर आपका होना चाहिए। अगर 1 ईयर से आपका कम है तो राइट, तो फर्स्ट ईयर में ही आपका उसको राइट ऑफ करो। ठीक है सो बेसिकली क्या है पीपी मीन्स व्हाट,
फर्स्टली टेंजिबल नेचर का होना चाहिए, जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं फॉर आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड रेंटिंग टू अदर्स एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ फॉल करता है, उसके लिए सेपरेट आपका इंडेक्स दिया हुआ है, उसके लिए क्या है आपका सेपरेट इंडेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेंटल टू अदर्स में सिर्फ आपका बच्चे आपका जब हम कोई और चीज देते हैं, जैसे आपका फर्नीचर है, कंप्यूटर मशीनरी, वो आपका दे रहे हैं, तो वो काम फॉल करेगा बच्चे आपका, वो यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। इंडेक्स उस पर 16 लग जाएगा, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज कौन सा समझ बच्चे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज करें ऑफिस में, राइट। वो सब हमारा ये क्या है आपका पीपी है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पीपी का डेफिनेशन समझना जरूरी, काफी इजी है, ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते बच्चे, आपका ये कहाँ पे इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा, ये बच्चे इंडेक्स कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, राइट। देखो जहाँ पे बच्चे आपका दूसरा इंडेक्स अप्लाई होगा, ध्यान सुनो। आपका पीपी जो आपका हेल्पफुल क्लासिफिकेशन के लिए हमने 1D आपका नॉन करेंटेशन हम देखेंगे 105, ठीक है। उसमें कोई भी पीपी को हमने क्लासिफाई कर दिया, कहाँ पे क्लासिफाई कर दिया बच्चे आपका बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अब उसको बेचना है, ठीक है। हमने क्लासिफाई कर दिया हेल्पफुल से, राइट। तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज उसके लिए सेपरेट इंडेक्स दिया होगा। तो कोई भी इंडेक्स का आपका ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्कोप अगर उसके अंदर आ रहा है, तो उसके लिए आपका सेपरेट कोई सेपरेट इंडेक्स है क्या, यस अगर है तो यहाँ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल आपका इंडेक्स है, ये पीपी के बारे में क्या है आपका जनरल इंडेक्स है, राइट। तो आपका यहाँ पे कब फॉल करेगा, जब दूसरे आपका इंडेक्स में उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे कई प्रोविजन है जो आपका मैंने बताया ना कि आपका यहाँ पे जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 अगर नहीं होता और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला, राइट, तो आपके यहाँ फॉल करता है। या फिर कई और आपका इंडेक्स में हम आगे चल के देखेंगे, सीधा आपको डायरेक्ट लिख देंगे जो प्रोविजन यहाँ पे सेम मौका प्रोविजन वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ, राइट। तो किसी भी आपका एसेट के लिए टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, अगर पर्टिकुलर इंडेक्स दिया हुआ, राइट, तो उसका आपका ट्रीटमेंट उसी, बिकॉज क्या है वो स्पेसिफिक इंडेक्स है, तो स्पेसिफिक आपका इंडेक्स प्रिवेल ओवर द जनरल इंडेक्स, राइट। ये आपका जनरल इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पे आपका कब आएगा, जब आपका इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर आपका जो एसेट्स है, राइट, उसके लिए कोई इंडेक्स में कुछ नहीं दिया हो स्पेसिफिक इंडेक्स में, राइट, तो आपको वहाँ पे जैसे लीज एसेट है, ठीक है। अब लीज एसेट हमने कोई एसेट आपका लीज पे दिया, राइट, उसके लिए सेपरेटली आपका इंडेक्स 116 आपका उसको डील करता है, उसको ऑलरेडी डील करता है, तो वो आपका उसका ट्रीटमेंट क्या होगा 116 में सारा चीज लिखा होगा, बिकॉज जिसके लिए जब इंडेक्स बनता है कोई भी आपका एसेट लायबिलिटी या पर्टिकुलर आपका आई मीन ट्रांजेक्शन इवेंट को कोई किसी के लिए भी आपका हम बनाते हैं, राइट, तो वहाँ पे क्या करते हैं बताते हो, वहाँ पे हम आपका उसके रिस्पेक्ट में जितना भी आपका प्रोसीजर सब कुछ उसी इंडेक्स में डाल देते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, उसका स्कोप क्या होगा, कहाँ पे अप्लाई होगा, मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन और स्पेसिफिक पॉइंट, ढेर सारा पॉइंट सब कुछ उससे रिलेटेड आपका वहीं पे डाल देते हैं, तो फिर दूसरे इंडेक्स को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्या है वो उस आइटम के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स है। हाँ, एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन, आपका जो इवैल्यूएशन एसेट्स, राइट, इसके लिए 106 है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका लीज एसेट्स है, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स है अदर देन आपका बियरर प्लांट। बियरर प्लांट क्या होता है ये बच्चे आपको बताता हूँ, ठीक है। आपका बियरर प्लांट पे आपका 16 अप्लाई होता है, और आपका अदर देन बियरर प्लांट जो आपका इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर, ठीक है, तो उस पर आपका बच्चे क्या होगा 41 आपका एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, तो आपका उस पर आपका इंडेक्स 41 अप्लाई होता है, ठीक है, बियरर प्लांट को छोड़कर। बियरर प्लांट यानी बेसिकली प्लांट वहाँ दो टाइप का होता है, जो आपका ये है ना आपका दो लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। तो आपका और आपका एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये आपका इस बिकॉज इसके लिए क्या है आपका सेपरेट इंडेक्स दिया हुआ। बियरर प्लांट देखो, बियरर प्लांट मतलब क्या, किसको आपको बियरर प्लांट बोलेंगे, पहले आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपका आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, राइट। दूसरा जिसका लाइफ आपका मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, आपका जिसका लाइफ आपका मोर देन 1 ईयर है। तीसरा बच्चे रिमोट लाइक्लीहुड आपका आई मीन बेचने की पॉसिबिलिटी, उसको एज इट इज हम बेच देंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। 3 कंडीशन बच्चे समझो, ठीक है। क्या बच्चे आपका जो आपका बच्चे क्या कर रहे हो, आपका जिससे क्या कर रहे हो आपका यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है बच्चे, आपका एग्रीकल्चर में आप यूज कर रहे हो। कोई भी बच्चा का बियरर प्लांट किसको बोलेंगे बच्चे, आपका जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पज में आपका एग्रीकल्चर समझो, आपका एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हो, राइट। और दूसरा बच्चे उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ऑब्वियसली बात है, ऐसे आपका पीवी आपका आएगा ही वो जिसका लाइफ मोर देन 1 ईयर हो। और तीसरा बच्चे क्या जिसका रिमोट लाइक्लीहुड यानी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आप उसको एज इट इज बेच दोगे, एज इट इज बच्चे बेच दोगे, यानी उस पेड़ को कमा के, जैसे आपका मैंगो का ट्री में हमारा क्या होता है बच्चे, आपका पर्पज क्या होता है कि मैंगो को ट्री को बेच दे, क्या नहीं, हमारा पर्पज होता है कि उससे जो आपका मिलने वाला आपका प्रोडक्शन है, बेसिकली आपका फ्रूट है, उसको बेच कर कमाया जाए पैसे, राइट। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये बियरर प्लांट है, इसको बोलते हैं बच्चे बियरर प्लांट, ठीक है। बियरर प्लांट मींस व्हाट, आप प्लांट को नहीं बेचते हो, आपका उसका पॉसिबिलिटी आपका एक्सेप्ट आपका स्टेप हो गया तभी आप बेच सकते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बेचते, यानी आपका बहुत ही कम चांसेस होता है क्या कि उसको हम एज इट इज बेच देंगे, राइट। मेन आपका हमारा पर्पज क्या होता है कि उससे हम पैसे कमाएं, ठीक है, उससे बच्चे उसको बेचकर उससे आपका
आई मीन जो होता है मेन हमारा पर्पज होता है क्या कि हम आपका बहुत ही कम रियल चांस है कि हम उसको प्लांट को बेच देंगे। हम क्या करते हैं बच्चे, उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, उससे हम पैसे कमाते हैं, पेड़ को नहीं बेचते। पेड़ जब आपका सूख जाएगा या फिर खराब हो जाएगा तो स्क्रैप बेचते हैं, राइट। अब जैसे कुछ लकड़ी होती है, ठीक है, सागवान वगैरह हो गई, कुछ आपका लकड़ी हो गई, जिसको अब आपका पर्पज ही होता है हमारा क्या कि वो पेड़ ही बिकता है, ठीक है। जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, ये बच्चे पेड़ ही बिकता है, ठीक है। तो वो फिर बियर प्लांट नहीं है, ध्यान सुनना बच्चे, वो आपका उसका लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होता है, लेकिन वो बियर प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम उसको पर्पज ही होता है उसको काट कर नहीं बेच देंगे, ठीक है। पर्पज होता है उस पेड़ से पैसे कमाना। यहाँ पे पर्पज अच्छे फ्रूट उससे मिलने वाला प्रोडक्शन से पैसे कमाना है, ठीक है। और इसका लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आपका यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, बियर प्लांट बनेगा। और उस पर इंडेक्स आपका 16 अप्लाई होगा, पीपी आपका इंडेक्स अप्लाई होगा। अगर जहाँ पे पर्पज हमारा है कि नहीं हम पेड़ को बेच के पैसे कमाएंगे उससे, राइट, उससे मिलने वाला प्रोडक्शन हमारा कोई काम का नहीं। जैसे बहुत सारी लकड़ी होती है, ठीक है, वो जिसका आपका फर्नीचर वगैरह बनाते हो, सागवान हो गया, सागवान का हो गया, चंदन का हो गया, ऐसे बहुत सारी लकड़ी होती है, ठीक है। हम लोग जंगली आपका उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हमारे साइड में आपका सखुआ होता है, ठीक है। बहुत आपका सखुआ लोहा माना जाता है कि दोनों उससे ज़्यादा सखुआ का लाइफ होता है, 50 साल से भी ज़्यादा लाइफ होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत मजबूत होता है, बिकॉज घर वगैरह में जो भी आपका फर्नीचर देखते हो, आपका गेट हो गया, डोर हो गया, ये सब उसी को लगाते हैं। तो हमारे साइड में बहुत आपका नेपाल साइड से आता है। तो बेसिकली क्या है वहाँ पे पर्पज क्या है, उस लकड़ी को हम बेच कर डायरेक्टली पैसे कमाते हैं। तो वो बियर प्लांट नहीं है। बियर प्लांट का मतलब क्या है, जिससे मिलने वाला प्रोडक्शन है वो हम आपका पैसे कमाते हैं, ठीक है। उसको बेचते कम है, जब हमारा वो पेड़ खराब होता है तो आपका एज ए स्क्रैप बिकेगा, ठीक है। क्या बिकेगा? एज ए स्क्रैप बिकेगा, ठीक है। वो मेन आपका वो नहीं होता, ठीक है, उसको बियर प्लांट। और इसके अलावा, ठीक है, जैसे आपका इसका अलावा जो आपका हो गया, ठीक है, उसमें कौन अप्लाई होता है बच्चे? इंडेक्स आपका 41 अप्लाई होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला। जैसे तबेले का बिजनेस है, ठीक है, तो वो सब कहाँ पे जाएगा? सब वहाँ पे जाएगा, लिविंग नॉन लिविंग सारी चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। ओके, अब बायोलॉजिकल एसिड बच्चे आपका 2 टाइप का होता है, एक तो लिविंग, दूसरा आपका नॉन लिविंग, ठीक है। देखो आपका जैसे आपका बियर प्लांट तो यहाँ पे आकर लिविंग में, ठीक है, आपका बियर प्लांट क्या होता है? लिविंग में काउंट होता है। और आपका एनिमल क्या होगा बच्चे? आपका आई मीन ये भी आपका लिविंग प्लांट होता है। अब किसी का तबेले का बिजनेस है, यानी हमारे पास समझ लो गाय भैंस, आजकल तो बहुत सारा बच्चे अब कई आपने वीडियो देख रहे थे, आपका इंजीनियरिंग पढ़ के अलग अलग आपका वो पढ़ के डेयरी खोल रहे हैं, और उन्होंने इनोवेटिव तरीका से डेयरी आपका करोड़ों का बिजनेस भी खड़ा कर दिया, राइट। आपका अच्छे बिजनेस आपका मुर्गी पालन कर रहे हैं, तबेले का बिजनेस को गाय भैंस पाल रहे हैं, ठीक है, इससे आपका लाखों रुपए का दूध मिल्क आपका सेल करते हैं, और ये आपका स्टार्टअप खड़ा कर रखा है इस तरीका से, ठीक है। तो आपका बच्चे वहाँ पे उन्होंने आपका बिजनेस में तबेले में आपका गाय होता है, ठीक है, आपका गाय है, भैंस है, बोफेलो, ठीक है। तो उसको क्या करें बच्चे? उस पर कौन सा इंडेक्स अप्लाई होगा? उस पर 41 अप्लाई होगा। और जो बियर प्लांट है उस पर आपका 61 अप्लाई होगा। नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, उस पर अप्लाई क्या होगा बच्चे? आपका 41 होगा, ठीक है। ओके, आपका बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, आप बिल्डिंग की बात करते हैं बच्चे। आपका बिल्डिंग जो होता है ना, 2 आपका टाइप का होता है, ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और बच्चे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ओनर्स ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो बच्चे प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के यूज करते हैं, प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ सर्विसेज गुड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, इसको पीपी मानना है। जो बच्चे हमने आप जैसे फैक्ट्री का बिल्डिंग हो गया, ठीक है, आप बताओ क्या होगा? पीपी होगा क्या? यस, पीपी है, ठीक है। उस पर इंडेक्स आपका 16 अप्लाई, उस पर इंडेक्स 16 अप्लाई होगा, 40 अप्लाई नहीं होगा। तो जो इन्वेस्टिगेटिव पर्पज के लिए फैक्ट्री का बिल्डिंग है, ऑफिस का बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, ठीक है, लैंड बिल्डिंग की बात करो तो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग की बात करो तो जो आपका लैंड बिल्डिंग का ऑफिस, जिसपे ऑफिस है, ठीक है, या फिर फैक्ट्री है, राइट, या फिर हम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, जो हमारा गोडाउन है, ठीक है, वो सब क्या है बच्चे? वो आपका पीपी काउंट होगा, और उस पर इंडेक्स आपका 16 अप्लाई होगा। लेकिन आपका कई बार होता है कि हम पैसे, आजकल तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्या? आपका रियल एस्टेट में पैसे, ब्लैक का पैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो सामने आपको दिखता है ना, और हम लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि आपका जमीन अभी थोड़ा सा कम हो गया रियल एस्टेट में ग्रोथ। अगर पहले क्या था, बहुत तेजी से ग्रो हुआ था। अभी 3-4 साल पहले कोविड आने से, 2-3 साल पहले से आपका 17, 18, 19 से आपका ग्रोथ इसमें कम हो गया, नहीं तो आपका बहुत तेजी से रियल एस्टेट मार्केट भाग रहा था। तो अगर इतना तेजी से भाग रहा था, राइट, तो इतना तेजी से भाग रहा था, राइट, तो आपका क्या है, लोग पैसे कहाँ पे डालते थे? जिसको नहीं पता है, ब्लैक मनी आपका ज़्यादातर लीडर बन जाते हैं, उनका ब्लैक मनी आता है तो वो क्या करते हैं बताओ? ब्लैक मनी को इसी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट का उनको नॉलेज है, उससे पैसा, और वो ब्लैक मनी ना बहुत और यहाँ पे किसी के नाम से खरीद दिया आपने, आपका नौकर मैंने सर्वेंट है या फिर कोई भी है, किसी के नाम से खरीद दिया, बिना प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीका से काम होता था।
तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा हुआ, इससे क्या होता है उसका वैल्यू आपका बढ़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका एप्रिसिएशन इसमें होगा, राइट। या फिर उसको हम आपका रेंटल पे आपका जो कई होता है कि जिसका पीजी का बिजनेस है, ध्यान सुनो बच्चे, जिसका पीजी का बिजनेस, आप बताओ आपका पीजी का बिजनेस है उसमें आपका इंडेक्स 16 अप्लाई होगा या इंडेक्स 40 अप्लाई होगा, थोड़ा एक मिनट आपका दिमाग सोचो, ठीक है। कि हमने आपका बिजनेस यानी आपका हमने बिजनेस आपका दो सिचुएशन आपको देता हूँ बच्चे, ठीक है। आपका रेंटल टू अदर्स में जैसे आपका ये देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा आपका एक हाउस है, हमने क्या किया आपका बच्चों को स्कूल बना दिया, ठीक है। स्कूल हमारा, ठीक है, उसमें हमने आपका जो स्कूल है, स्कूल बिजनेस हमारा, ठीक है। स्कूल का आप सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है बच्चे, ये स्कूल पे क्या अप्लाई होगा, स्कूल पे बच्चे क्या अप्लाई होगा बताए, स्कूल वाले पे क्या अप्लाई होगा, स्कूल पे अप्लाई होगा आपका इंडेक्स क्या, इंडेक्स 16, ठीक है। और आपका उसमें जो हॉस्टल है, उसमें जो आपका हॉस्टल है, राइट, उस पर क्या अप्लाई होगा, उसमें जो आपका हॉस्टल है, ठीक है, उस पर आपका क्या अप्लाई होगा, आपका उस पर जो हॉस्टल है, राइट, उस पर क्या अप्लाई होगा बताओ। उसमें जो आपका हॉस्टल है, राइट, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, तो उस पर आपका हॉस्टल जो आपका हम रेंटल टू अदर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली आप हमारे क्या है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, तो उस पर बताओ कि क्या होगा, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन दे रहा हूँ बिजनेस के साथ, हमारा आपका रेंटल का बिजनेस है, और एक हमारा दूसरा है, हमारा एक आपका दूसरा आपका धंधा है क्या, कि सिर्फ आपका दूसरा आपका सिचुएशन दे रहा हूँ, पीजी का धंधा हमारा है, आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, पीजी का आपका धंधा कि आपका पीजी का आपका धंधा है, तो फिर क्या करेंगे उसको कि हमारा आप आई मीन पीजी का धंधा है, तो उसको हम आपको क्या करें कैसे करें, ठीक है। उसमें जो आपका रेंट आ रहा है, तो ये हमारा पीजी आपका, इस पर पीपी लगेगा आपका, इंडेक्स आपका मुझे बताओ, इंडेक्स आपका 16 लगेगा, इंडेक्स 16 लगेगा या फिर 40 लगेगा, ठीक है। आप दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से क्या लगेगा, ठीक है। अगर पीजी का किसी का आपका धंधा है, ठीक है, तो इस पर आपका 40 लगेगा या 16 लगेगा, राइट। एक तो ये आपका सिनारियो हो गया। दूसरा आपका सिनारियो हो सकता है क्या, ये आपका अभी हम सबका सोल्यूशन मिलेगा, अभी आपका ये समझो, ठीक है। दूसरा एक तो पीजी का धंधा हो गया, ठीक है, हमारा धंधा ही बिजनेस ही वही है, हमारा बच्चे क्या है बिजनेस ही वही है, ठीक है। तो उस पर क्या लगेगा आपका, उसमें हम आपका पीपी काउंट करें या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माने या आपका ये माने, ठीक है। और तीसरा एक और आपका सिनारियो बताता हूँ कि मैं आपका बिजनेस में, ठीक है, हमारे आपका नीचे 2 आपका फ्लैट है, ठीक है, हमने उसको रेंट पे दे दिया, राइट। हमने क्या कर दिया उस पर आपका रेंट पे उसको दे दिया, ठीक है, जैसे ऊपर वाला, ठीक है, आपका हमने उसको आपका रेंट पे दे दिया था, बताओ वहाँ पे आपका उस लैंड बिल्डिंग क्या कर, राइट। तो ध्यान से सुनो बच्चे, आपका ये सारे सिनेरियो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका जो प्रॉपर्टी हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज के रखा हुआ है बच्चे, इस पर क्या अप्लाई होगा, आपका इंडेक्स 40 अप्लाई होगा, ठीक है। आपका प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ओनर फॉर रेंटल पर्पज, राइट, रेंटल पर्पज के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, कई बार होता है ना लैंड बिल्डिंग हमने आपका खरीद कर छोड़ दिया, ठीक है, क्या करने के लिए बच्चे, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हमने आपका छोड़ दिया, ठीक है, किसके लिए बच्चे, जैसे हमने आपका लैंड को आपका छोड़ दिया खरीद कर, उसमें मेला लगवाते हैं, मार्केट लगवाते हैं, उससे आपका कमीशन लेते हैं, टैक्स लेते हैं, राइट। ये सब क्या है बच्चे, उस पर 40 अप्लाई होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कितना अप्लाई होगा बच्चे, आपका 40 अप्लाई होगा, राइट। आज आप कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपका समझते हैं, ठीक है, आपका कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो फिर आपका और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हमने एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं लिखा है, आज बच्चे आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाते हैं, ठीक है, आपका कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि यस आपका कहाँ पे कौन सा आपका इंडेक्स अप्लाई होगा, कहाँ पे बच्चे कौन सा आपका इंडेक्स अप्लाई होगा, एग्जांपल्स के थ्रू आपका समझेंगे ना, तो आपका ज़्यादा बेस्ट तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बच्चे आपका हमने आपको बताया कि जैसे हमने बच्चे आपका बिल्डिंग आपका दे दिया रेंट पे, ठीक है, तो आपका बिल्डिंग हमने बच्चे क्या कर दिया, आपका रेंट पे दे दिया, राइट, आपका रेंट पे दे दिया, ठीक है, राइट। हमारा धंधा ही वही है, ठीक है, हमारा आपका धंधा ही वही है, रेंटल टू अदर्स है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बच्चे, रेंटल टू अदर्स में हम कमाएंगे पैसे, आपका 40 अप्लाई होगा, ठीक है, आपका इस पर क्या अप्लाई होगा बच्चे, आपका 40 अप्लाई होगा, राइट। बट हमने आपका बिल्डिंग आपका जो है ना, बिल्डिंग में हमने आपका वो कर दिया, ठीक है, रेंट हमने आपका कर दिया, किसके लिए बच्चे,
आपको उसको इसके बाद में बच्चे आपका हमने आपका रेंट पे दे दिया, ठीक है, इसको हमने दे दिया आपका। हमारा धंधा बच्चे क्या चीज़ का है, देखो हमारा धंधा अगर आपका रेंट ही देना है तो फिर तो उस पर पीपी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारा धंधा ही वही है, बिजनेस ही वही है, मेन आपका समझो क्या है, बिजनेस क्या चीज़ का है, ठीक है, आपका बिजनेस हमारा वही है, ठीक है, तो उस पर तो आपका पीपी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बिजनेस वही नहीं है, मान लो हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है, बस हमने वहाँ पे आपका रेंट प्रोवाइड किया, हमने क्या किया बच्चे, हमारा धंधा पहले वाले केस में क्या था, हमारा धंधा वही था, मेन हमारा धंधा ही है, तो वहाँ पे पीपी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस अगर हमारा धंधा वो नहीं है तो उस पर क्या अप्लाई होगा, आपका 40 अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि हमारा सर्विस प्रोवाइड करना है, आपका सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं, 2 बिल्डिंग है या फिर स्कूल वाला, स्कूल आपका आपने हॉस्टल को पीजी, आपका पीजी जो है उसको आपका देता है रेंट पे, ठीक है, तो वो उनका धंधा आपका है क्या, आपका समझो मेन आपका धंधा है क्या, आपका धंधा जिसका है स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन उन्होंने बाद में कहीं पे आपका एक छोटा सा स्कूल बनवा, वो पीजी वगैरह आपका साइड में आपका रेंट पे लेकर कहीं आपका देता है, या फिर मैं आपको एक वो देता हूँ, ठीक है। तो हमारे केस में क्या लगे, हमारे पास 2 आपका फ्लैट है, तो वहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपका एसेट्स, आपका कोई आपका एसेट्स है, ठीक है, जो बच्चे आपका पीपी, सुनो आपका जो बच्चे आपका प्लान प्रॉपर्टी, लैंड प्लान प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग, बेसिकली आपका लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़कर कोई और आपका रेंटिंग पे देते हो, राइट, तो वहाँ पे क्या लगेगा बच्चे, पीपी लगेगा, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, एक स्टाफ एकोमोडेशन के लिए बना दिया, ठीक है, स्टाफ एकोमोडेशन का बना दिया, जैसे आपका देखोगे आपका रहने के लिए, जैसे ऑफिस बिल्डिंग तो हो ही गया, आपको फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, लेकिन कई बार होता है जैसे रतन टाटा जी, ठीक है, जमशेदपुर टाटा पूरा अपने एम्प्लॉय के लिए बनवा दिया, ठीक है, क्वार्टर आपका एकोमोडेशन रहने के लिए, तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा बच्चे, पीपी अप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, वो पीपी है, ठीक है। और जो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बच्चे आपका लैंड एंड बिल्डिंग, जो ऑर्डिनरी कोर्स आपका, मान लो आपका लैंड एंड बिल्डिंग किसका पास पड़ा हुआ है, आपका इनके पास पड़ा हुआ है, डीएलएफ के पास पड़ा हुआ, ठीक है, तो उस पर अप्लाई क्या हो, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हम सेल करने के लिए रखे हुए, ठीक है, सेल करने के लिए रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपका इंडेक्स आपका क्या अप्लाई होगा बच्चे, वहाँ पे इन्वेंट्री आपका है, ठीक है, वो इन्वेंट्री है, फिर आपका 2 अप्लाई हो जाएगा। आपने लैंड एंड बिल्डिंग किसके लिए रखा हुआ है बच्चे, आपका बेचने के लिए रखा हुआ है, डीएलएफ, ठीक है, अब उनका काम ही है आपका खरीदना बेचना, तो उसके लिए आपका इंडेक्स आपका 2 अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो समराइज करते सभी पॉइंट को, आ जाओ बच्चा, क्रक्स लिख लेते हैं, ये हम आपको क्रक्स बता रहे हैं। क्रक्स देखो बच्चा, अगर हमारा धंधा ही यही है, आपका आई मीन समझो, ठीक है, हमारा धंधा ही रेंटिंग का है, रेंटिंग बिजनेस है, तो इनके लिए तो आपका बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा बच्चे, आपका रेंटिंग बिजनेस ही है, ठीक है, तो उसके लिए पीपी मान आपका बच्चे क्या होगा, पीपी होगा। हमारा रेंटिंग बिजनेस नहीं है, बिजनेस हमारा कोई और है, ठीक है, और उसमें हम आपका रेंटिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट, उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपका पीपी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जाएगा, ठीक है। आपका 4 अदर बिजनेस, हमारा बिजनेस अदर्स है, ठीक है, और वहाँ पे बच्चे हम रेंटिंग करते हैं, साथ में आपका अलॉन्ग विद रेंटिंग, ठीक है, हमने आपका मान लो हमारा धंधा एजुकेशन प्रोवाइड करने का, हमने साथ में कुछ आपका रेंटिंग वगैरह भी कर दिया, राइट, तो वो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी काउंट किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा बच्चे मैंने सिनारी बताया कि हमने बिजनेस क्या है बच्चे, हमारा बिजनेस आपका लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है या डीएलएफ है, ठीक है, उनके पास आपका बिल्डिंग आपका लैंड पड़ा होता है, वो बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, राइट, तो उनके पास बच्चे क्या है, उनके पास आपका इन्वेंट्री है, इंडेक्स 2 अप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने सेल करने के लिए रखा हुआ है, तो उस पर आपका क्या अप्लाई होगा बच्चे, इंडेक्स 2 अप्लाई होगा, यस नो, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है। तो फिर हम आपका दूसरे पार्ट पे चलें। तो हमने बच्चे आपको बता दिया कि कहाँ पे इंडेक्स आपका आई मीन बेसिकली ये अप्लाई होगा, इंडेक्स 2 अप्लाई होगा, कहाँ पे 16 अप्लाई होगा, कहाँ पे आपका 40 अप्लाई होगा, ठीक है बच्चे। चलो उसके बाद में अब आते हैं बच्चे आपका सबसे पहले आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का पहले आपका कॉस्ट निकाले बच्चे, फर्स्ट आपका इसका कॉस्ट निकाले, कॉस्ट क्या होगा, पीपी का कॉस्ट निकालना सीखेंगे हर इंडेक्स में, या फिर उसके रिकॉग्निशन वाले पार्ट पे चले बच्चे, आपका रिकॉग्निशन वाले पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसका रिकॉग्निशन लिखा हुआ है, राइट, तो आपका रिकॉग्निशन 2 बार रिकॉग्निशन मैंने आपको बताया ना, हर इंडेक्स में आपका रिकॉग्निशन की बात आएगी, ठीक है, कि किस वैल्यू पे आपका बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, आपका किस वैल्यू पे आपका पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा बच्चे, अब बताओ, कॉस्ट पे होगा या रिवैल्यूएशन पे होगा बच्चे, आपका रिवैल्यूएशन पे होगा, ठीक है। हमने खरीद कर लाया सेम आपका ऐसे 50,000 में, और आज के डेट में ही आपका प्राइस उसका बढ़ गया, आपका 60,000 हो गया, ठीक है, या फिर हमने आपका प्राइस आपका मार्केट में वही ऐसे 45,000 में हमने खरीदा, उसका जो प्राइस बढ़ गया घट गया, ठीक है, जो भी हो गया 45,000 हो गया, राइट। अब बताओ हमने 50,000 में लाया है, 50,000 रिकॉग्नाइज करें या फिर क्या करें, रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाए,
तो फर्स्ट टाइम इनिशियल में कोई भी आपका, मैं बता दूं, आपका हमेशा आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है। कोई भी आपका एसेट होगा ना बच्चे, फर्स्ट टाइम आपका रिकॉग्नाइज बुक्स में जब करोगे तो ये आपका किस पे करोगे बच्चे, कॉस्ट पे करोगे। और कॉस्ट मींस व्हाट, हमने सिर्फ परचेज कॉस्ट लेना है या फिर उसमें आपका जो मैंने कल आपको कॉस्ट निकालना सिखाया था, ठीक है, आज इसमें और आपका डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। कॉस्ट निकालना सिखाया था, इसमें हम सारे कॉस्ट जोड़ते हैं और आपको वहां से लेकर बेसिकली सप्लायर के वहां से लाकर अपने फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा, ठीक है। तो वो सारे कॉस्ट जोड़कर लिखे, क्या कॉस्ट का मतलब क्या, तो कॉस्ट का इन्होंने बोला कि आपके ये सारे ना कैपिटलाइज होगा, ठीक है। बेसिकली पीपी के साथ क्या होता है, सारे आपके कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ आपका जब आप परचेज करते हो वहां से लेकर बच्चे आपका अप टू रेडी टू यूज, पुट टू यूज नहीं बच्चे, आपका रेडी टू यूज तक का जो भी खर्चा होगा, ठीक है। एक बार रेडी हो गया फैक्ट्री, अब रेडी है, अब इसके बाद में जो भी खर्चा होगा अब रेडी है, ठीक है। उसके बाद में अब जो खर्चा होगा पीएल अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कैपिटल रेवेन्यू है, ठीक है, जनरली आपको रेवेन्यू अकाउंट में जाता है, यानी रेडी तक होने का। अब हमारा फैक्ट्री एकदम बिल्कुल रेडी है, हमने कोई मशीनरी खरीद कर लाया, आप यूएस से खरीद कर लाया, यूएस में लाया, उसका परचेज प्राइस, इंपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है, आपका इंश्योरेंस, फ्रेट, आपका कोई नॉन डिफरेबल टैक्सेस है, हमने मान लो कोई प्रोफेशनल हायर किया था उसके लिए, या टेक्नीशियन आपका हायर किया था ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए, राइट। माने बेसिकली क्या, कई सारी चीजें जो प्रोफेशनल आपका लीगल एडवाइस लिए हैं वो सारी खर्चा यहाँ पे आपका इंक्लूड होगा, राइट। ये खर्चा आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपका एक बार देख लेते हैं, तो ये सब आपका जो निकाल कर हम जो कॉस्ट निकालना सीखेंगे बच्चे, उस कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, आपका बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम होता है। और सेकेंड टाइम का होता है यानी सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, आपका सब्सिक्वेंट आपका रिकॉग्निशन बोला कि आपके कॉस्ट पे कर लो या रिवैल्यूएशन पे कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, या तो कॉस्ट मॉडल फॉलो करें तो कॉस्ट पे, या फिर बच्चे क्या करो आपका आई मीन रिवैल्यूएशन मॉडल अगर फॉलो करें तो रिवैल्यूएशन पे करो। तीसरा होता है बच्चे क्या, आपका बच्चे यहाँ पे इन्होंने कंपोनेंट अकाउंटिंग का पहली बार इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि हम क्या करेंगे कंपोनेंट अकाउंटिंग का अकाउंटिंग करेंगे, यानी बेसिकली क्या पार्ट का भी अकाउंटिंग करेंगे, कि बिकॉज आपका गाड़ी खरीदते हो तो इंजन का लाइफ अलग होता है और उसके जो आपका रिमेनिंग पोर्शन होता है बॉडी, उसका लाइफ अलग होता है। अब मान लो पूरे बॉडी का लाइफ आपका 30 साल है, लेकिन इंजन तो आपका आज दिल्ली में समझते 10-15 साल में बदलना पड़ता है, राइट। तो इतने देर में आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आप बताओ क्या करोगे, तो वहाँ पे आपके कंपोनेंट अकाउंटिंग आपका बिकॉज बीच में आपका मेजर खर्चा आ जाएगा ना, तो उसको मानोगे 2 एसेट्स है, उसको 2 एसेट मानोगे, इसका अलग करोगे रिमेनिंग इंजन का और आपका इंजन का अलग करोगे, फिर दोनों का अलग अलग से अकाउंटिंग होगा, क्योंकि इसका लाइफ 15 साल, उसका लाइफ मान लो 30 साल, ठीक है। तो दोनों का अकाउंटिंग डेफिनेशन अलग अलग तरीके से आएगा, समझ में आ रहा है। तो कंपोनेंट अकाउंटिंग भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चे, आपका कोई भी खर्चा हुआ बच्चे आपका, हाँ, तो सबसे पहले कॉस्ट निकालना सीखते हैं, ठीक है। आपका सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, कॉस्ट निकालना सीखते हैं। कोई भी बच्चे आपका सबसे पहले इन्होंने बोला क्या कि कॉस्ट आपका कॉस्ट निकालना सीखते हैं कोई भी एसेट का, कि कॉस्ट कितना होगा। देखो कॉस्ट मॉडल, 2 मॉडल दिया, कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल। तो पहले कॉस्ट निकालना सीख लेते हैं कि आपका एसेट के कॉस्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो आपका ये बताया कॉस्ट मॉडल हमेशा आपका कैरिंग अमाउंट पे आना चाहिए, यानी आपका बुक आपका कैरिंग अमाउंट पे आना चाहिए, ठीक है। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या होता है, आपका कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, मींस आज तक का जितना डिप्रिसिएशन है वो सारा माइनस कर दो, माइनस एक आपका एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। पहली बार इंपेयरमेंट लॉस सुन रहे हैं, और आपका इंटरमीडिएट में इंडेक्स 20 AS 28 पढ़ा हुआ था हमने इंपेयरमेंट लॉस का। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है बच्चे, ओवर एंड एबव डिप्रिसिएशन, यानी वैल्यू आपका डिप्रिशिएट हो गया। जैसे हमारा वैल्यू लेट्स सपोज हमने आपका 1 लाख में हमने कॉस्ट हमारा था, ठीक है। इसमें आपका फर्स्ट ईयर में आपका 10% डिप्रिसिएशन लगाया, राइट। डिप्रिसिएशन आपका 10% लगाया, तो आपका वैल्यू कितना होना चाहिए बच्चे, 10,000 माइनस होगा 90,000 होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में अगर मार्केट में देखें तो इसका रिकवरेबल अमाउंट सेम एसेट अगर आपका बेचेंगे, राइट, तो कितना में रिकवरेबल होगा, यानी कि इससे बेनिफिट या रिकवरेबल अमाउंट मान के चलते अभी आपका 70,000 होगा, राइट। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं जानते हैं, अपने एसेट को आपका ज़्यादा वैल्यू पे दिखा रहे हैं, जबकि हमको क्या दिखाना चाहिए, फेयर प्राइस आपका 70 है, आप ऐसे एसेट को मार्केट में बेचेंगे 70,000 में बिकेगा, राइट। तो हमको 70,000 में दिखाना चाहिए, तभी तो सही अकाउंटिंग हुआ, तभी तो हम बोलेंगे कि एसेट लायबिलिटी आप फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो, राइट। तो ये हमको आपका इस तरीका से करना चाहिए, राइट। तो वैल्यू मुझे आपका इसके लिए सेपरेट आपका एएस है और इंडेक्स भी है, ठीक है। तो इंडेक्स भी हम लोग पढ़ेंगे और आपका एएस भी पढ़ना है, ठीक है। तो आपका वहाँ पे पहले जो पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इंपेयरमेंट लॉस क्या बोला हुआ है, ओवर एंड एबव डिप्रेशन, आपका वैल्यू डिप्रिशिएट होगा कितना 10,000 से कम होना चाहिए, लेकिन आपका ये वैल्यू कितना से डिप्रिशिएट होगा बच्चे, आपका देखोगे तो आपका आज के डेट में 70,000 बचे हुआ, यानी 30,000 से कम हो गया। तो 20,000 क्या है बच्चे, ये 20,000 क्या है, और फेयर वैल्यू दिखाता हूँ 20,000 और आपको अलग से लॉस बुक करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं क्या, इंपेयरमेंट लॉस। यानी इस एसेट को आज बेचोगे रिकवरेबल अमाउंट कितना आएगा बच्चे, वैल्यू टू यूज आपका देखेंगे, यानी फ्यूचर में आपका जो आएगा कितना आएगा 70,000 आएगा, राइट। लेकिन आप 90,000 में दिखा रहे हो, 20,000 एक्स्ट्रा दिखा रहे हो, राइट। इसको आपका लॉस बुक कर लो, इमीडिएट बुक करो, ये आपका इसको बोलते हैं बच्चे इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है।
तो इम्पेयरमेंट लॉस बच्चे आपका ये जो है आपका एक्यूमुलेटेड लॉस वो भी माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बच्चे कैरिंग अमाउंट, जो आपका बैलेंस शीट में दिखता है, इसी वैल्यू पे दिखता है। ओके, तो पहले आपका मैंने बताया कॉस्ट, अब एक कंपोनेंट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पहले कॉस्ट मींस व्हाट, आपका कॉस्ट जो खरीदते हो, ठीक है बच्चे, वो आपके सिर्फ परचेज प्राइस ले ले क्या नहीं बचे, उन्होंने जैसे इन्वेंट्री का कॉस्ट हमें निकालना सिखाया, जैसे यहाँ पे बोला क्या कि परचेज कॉस्ट, इसमें से आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है आपका उसको आपको माइनस कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी जो आपका नॉन रिफंडेबल वो सब आपका ऐड होगा, कोई भी टैक्स जो हमने ऑलरेडी इन्वेंट्री बता तो वही सारे पॉइंट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग एसेट्स टू लोकेशन एंड कंडीशन बाय द मैनेजमेंट, यानी बेसिकली क्या हो, ये खर्चा जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड हो, माने बेसिकली क्या उस एसेट से रिलेटेड डायरेक्टली आपका एट्रीब्यूटेबल हो या उसी एसेट पे जाएगा, ठीक है। तो ये खर्चा को आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो आपका उसको हम क्या करेंगे बच्चे, आपका प्रेजेंट वहाँ से लाने से लेकर अपने यहाँ तक फैक्ट्री में लाने तक, राइट, जो भी खर्चा हुआ, राइट, वो सारे खर्चा आपका यहाँ पे डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, किससे, उसी एसेट के रेस्पेक्ट में ही खर्च हुआ है, उसी एसेट के रेस्पेक्ट में ही खर्चा हुआ है। मींस व्हाट, अगर वो एसेट नहीं खरीदते तो हमारे को नहीं का आपका खर्चा होता, राइट, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये खर्चा जो है आपका आएगा। और तीसरा बच्चे आपका ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आपको बताता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। और दूसरा बच्चे आपका प्रेजेंट वैल्यू, आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या, प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल एस्टिमेटेड ऑफ डी कमिश्निंग, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपका प्रेजेंट डी कमिश्निंग आप समझते हो, डी कमिश्निंग, डिसमेंटलिंग या फिर रेस्टोरेशन, ये सब आपका एक ही चीज एक ही है, नाम तीन है, ठीक है। यानी बेसिकली क्या कि फ्यूचर में उस एसेट को आपको हटाना पड़ेगा, लेकिन सपोज आपको डी का समझते हो बच्चे, हमने कई एसेट लगा लिया जिसको फ्यूचर में आपको हटाने के लिए कॉस्ट लगेगा, जिसको हटाने के लिए क्या होगा, जैसे हमने आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट कर दिया, राइट, तो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो कि नहीं हमारा 30 साल का एग्रीमेंट था, 30 साल कंप्लीट हो गया आपको छोड़ दो, ऐसे नहीं, वो रजिस्ट्रेशन फाइल लगा ना हर जगह पे, ठीक है। तो उसको अलग तरीका से आज पर लॉ उसको डिस्पोज अप करना होता है, राइट, तो उस पर कॉस्ट आता है, उस पर क्या होता है आपका कॉस्ट आता है, ठीक है। कि हमने मान लो कहीं पे खाली स्ट्रक्चर था उसमें बिजनेस कर लिया, अब स्ट्रक्चर को आपको फिर समतल करके देना पड़ेगा ना, सारे स्ट्रक्चर वगैरह हटा के तोड़कर, जैसे बिल्डिंग था, अब किसी का रेंट पे जाओगे, आपका दुकान लेने, शॉप लेने, कुछ भी, या फिर हमने आपका किसी का गया कोचिंग खरीदने, राइट, तो कोचिंग का आपका उन्होंने रेंट पे दे दिया, ठीक है, और उसमें आपका बड़ा सा हॉल है, मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग पार्टीशन कर लेता हूँ, जैसे आपका मॉल वगैरह या हॉल में देखते हो नहीं, मॉल में जनरली आपको बना के अकॉर्डिंग, अब जिसको जो दुकान है उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करके वो अपना लगाता रहता है। अब जब भी आपका खाली करेगा, आपका मान लो हमने आपका कोचिंग के हिसाब से अपना पार्टीशन करके धीरे धीरे सारा चीज आपका लगा लिया अपना हिसाब से, अब जब उसको जाऊंगा तब क्या वैसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, क्या नहीं, उस सबको हटाना पड़ेगा, मेरे को डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो उसमें भी तो कॉस्ट आएगा, लेबर मजदूर लगेगा, ठीक है। तो वो खर्चा जो फ्यूचर में लगेगा, आज के डेट में उसको निकालो कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है और ये भी कॉस्ट में ऐड करो, तो ये 3 कॉस्ट हो गए। पहले बच्चे क्या, आपका फर्स्टली आपका जो परचेज कॉस्ट है वो तो आएगा ही, ठीक है, इसमें आपका रिबेट डिस्काउंट वगैरह है वो सब हटा दो। दूसरा बच्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा बच्चे क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग या डीकमिशनिंग का जो कॉस्ट होगा फ्यूचर में, राइट, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो आज इसमें ले जाके जोड़ दो, वो क्या करो बच्चे, वो लाके इसमें आपका जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका ये हो जाएगा, आई मीन एक खर्चा आपका जो तीनों है ये सारा जोड़ दोगे तो पीपी का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, राइट। कुछ देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन में ना आपको पता होगा कि इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो एग्जांपल के लिए देखो, वैसे डायरेक्ट मटेरियल आपका लेबर, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन साइट, प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग, आपका इंस्टॉलेशन, असेंबलिंग, प्रोफेशनल चार्जेस, टेस्टिंग, आपका बेसिकली क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली अलाउड बाई इंडेक्स 20, ये सब जगह पे लिखा हुआ है कि इंडेक्स 23 अलाउ करेगा, तभी हम आपको उसमें जोड़ देंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चे कॉस्ट एक्सक्लूड, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग को जो हमने कॉस्ट या ट्रेनिंग का जो आपका खर्चा लगाया बच्चे वो आपका इंक्लूड नहीं हुआ। दूसरा ऑपरेटिंग आपको फैक्ट्री ओपनिंग, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फैक्ट्री, ठीक है, कि हम आपका जो फैक्ट्री को ओपन करते हैं, अब हमने आपका किसी और को बुला लिया, ठीक है, मान लो सनी लियोनी को बुला लिया, आए है सही बच्चे का दिल खुश हो गया, तो हमने सनी लियोनी को बुला लिया, ठीक है। तो हाँ बच्चे समझ में आ रहा है, बोलो, तो आपका उसको बुला लिया, अब उसने बोला कि नहीं हम तो आपका आजकल हमारा मार्केट बहुत डिमांड है, हम तो 1 करोड़ रुपया लेंगे, हम कहें चलो ठीक है देते हैं, ठीक है, तो उसको बुला लिया और वो आपका ओपनिंग सेरेमनी में आया, तो उसका कॉस्ट हम लोग पीपी में को जोड़ दें क्या, जब प्लांट आपका ओपनिंग से उसको क्या लेना देना, वो बोलेगा कि नहीं हमारे प्लांट तो हमारे को बोलेगा ना कि ये इसको बुला दो तभी प्लांट आपका इससे कुछ उसके अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये खर्चे बच्चे क्या होते हैं आपका अननेसेसरी है, ये आपका अप्लाई नहीं होगा। न्यू प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करते हो या सर्विसेज को एडवर्टीजमेंट करते हो, ये सब आपका अप्लाई नहीं होगा। आपका रीलोकेशन या ये आपका जो ऑर्गेनाइजिंग
एक जगह से दूसरी जगह, नोएडा से हम आपका फैक्ट्री दिल्ली शिफ्ट करना है या फिर कहीं और ले जाना, राइट। तो जो आपका यहाँ से वहाँ तक एलोकेशन का खर्चा होता है ना, पहले आपका जो लेबर यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा, ये सब आपका उसमें कैपिटलाइज करेंगे क्या, बस ये सब आपको कैपिटलाइज ये नहीं करना, ठीक है। अब नॉर्मल वेस्ट हो गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल एंड अदर एलोकेटेड ओवरहेड। ये आपका नेक्स्ट है आपका इंटर नॉट प्रॉफिट बच्चे, ये आपका इंटरनेशनल प्रॉफिट इन केस ऑफ द बच्चे सेल्फ कंस्ट्रक्शन, आपका ये क्या है, इंटरनल प्रॉफिट हो गया इन केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है। इंटरनल प्रॉफिट का मतलब क्या बच्चे समझते हैं बच्चे, ये सब पार्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपने पार्किंग के लिए हमारा नीचे वाला फ्लोर बना हुआ था, हम सेकंड फ्लोर पे अभी काम कर रहे थे, तब तक नीचे वाले आपका उसको हमने पार्किंग पे दे दिया, राइट। तो ये बच्चे इसका पार्ट हुआ क्या नहीं, देखो आपका ये सारी थी कि आपका अगर कोई आपका इंसिडेंटल ऑपरेशन अकर्स बिफोर द ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आर नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग पीपी टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। और दूसरा इनकम ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ सच ऑपरेशन आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएल अकाउंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द पीपी। समझे ना बच्चे, हमने उसको पार्किंग को रेंट पे दे दिया, तो ये खर्चा आपका काम जैसे बच्चे कुछ इनकम वगैरह आ जाती है, इसको पीपी में नहीं, इसको कहाँ पे डालना है बच्चे, आपका पीएल अकाउंट में डालना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जस्ट आपका कुछ आपका खर्चे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, कुछ स्पेशल केस है, ठीक है। आपका पहले चलो ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है, राइट। तो ये आपका सारा पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया आपका सारा पॉइंट आपका हो गया। उसके बाद में बच्चे आपको उसके बाद में देखते हैं क्या, ये आपका यहाँ पे देखोगे ना, ओके। नेक्स्ट बच्चे कॉस्ट ऑफ आपका न्यू, अब ये देखो आपका ये अब न्यू पॉइंट आ गया, ठीक है। देखो क्या है, पहले एक दो पॉइंट और बता देता हूँ, तब आपको मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हमने बताया क्या कि डे टू डे सर्विस आपका सर्विसिंग कॉस्ट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ठीक है। आपका जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा ना, हमेशा शुरू में तो कॉस्ट पे होगा। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या, बैलेंस शीट या फिर उससे आगे आपका जो खर्चा हुआ है, आपका देखो आपका एक वन टाइम जो होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो खर्चा होता है, ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका जो खर्चा होगा उसको क्या करते हैं, तो उस पर आपका मान लो रख रखाव के लिए कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बच्चे आपका रिपेयर मेंटेनेंस और पीएल अकाउंट में जाता है। बिकॉज आप एसेट को यूज करोगे तो अब इसके बाद थोड़ा बहुत आपका खर्च होगा ही, वो कहाँ पे जाता है, पीएल अकाउंट में जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, ठीक है, अगर पार्ट आपने कोई मेजर का आपका जो है ना पार्ट्स आपने रिप्लेस कर दिया, कोई मेजर पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया, राइट, तो फिर क्या होगा, या फिर मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग किया है, राइट, दोनों का अकाउंटिंग सब तरीका से होता है। सुनो, आपका रिप्लेसमेंट कोई मेजर पार्ट आपने एक इंजन कार का इंजन आपका मेन तो पैसा उसी का होता है ना, आपने उसको चेंज कर दिया, मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग का करवाया, राइट। या आपका ये सारे खर्चे बच्चे क्या होगा कि अगर आपका डेफिनेशन के क्राइटेरिया को मीट आउट करता है, डेफिनेशन आपका क्या है बच्चे, आपका डेफिनेशन में देखा ना, डेफिनेशन, राइट। तो आपका ये तो पीपी रिकॉग्नाइज करोगे। अगर आपका डेफिनेशन का क्राइटेरिया आपका नहीं करता है, ठीक है, तो उसको हम आपका कहाँ पे ले जाएंगे बच्चे, आपका अगर सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, पीपी मानेंगे। और आपका कॉस्ट जो है रिप्लेसमेंट पार्ट का, इंस्पेक्शन का जो भी है उसमें जो देखें, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्ट इंस्पेक्शन टू बी डी रिकॉग्नाइज, ठीक है। और आपका जो कैरिंग पार्ट है पहले वाले का आपको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये वैसे नहीं समझना है, मुझे पता है एग्जाम्पल से आता है, ठीक है, अदरवाइज आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। आज बच्चे इसको आपका इसको उससे करते हैं, किससे बच्चे, एग्जाम्पल से करते हैं, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। देखो if आपका बच्चे कैरिंग अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्ट्स एंड इंस्पेक्शन इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, कैरिंग अमाउंट जो है आपका एग्जिस्टिंग पार्ट्स का या इंस्पेक्शन का, ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया नहीं है कि उसका वैल्यू आपका कितना से कैरी कर रहा है, कितना पे कैरी कर रहा है, राइट। तो ये आपको नहीं दिया हुआ, तो फिर क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये 3 स्टेप में आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन आपका एकदम बिल्कुल आपका शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे।
फर्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चे, टेक कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट्स और इंस्पेक्शन, जो आपका न्यू पार्ट्स है या इंस्पेक्शन है उसका कॉस्ट आप ले लीजिए, ठीक है। उसका क्या कीजिए बच्चे, आपका न्यू पार्ट्स या इंस्पेक्शन का इसका कॉस्ट ले लीजिए। दूसरा बच्चे प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, ठीक है, इट टू द डेट ऑफ द ओल्ड, ठीक है, आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए पार्ट इंस्पेक्शन का। और तीसरा बच्चे डिडक्ट द डिप्रिसिएशन फ्रॉम इट, डिप्रिसिएशन इट अप टू द करेक्ट आपका करेंट पीरियड तक का डिप्रिसिएशन क्या कीजिए बच्चे, करंट पीरियड का आपका डिप्रिसिएशन आपका ऐड कर दीजिए, ठीक है, सॉरी डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। देखो ये मैं पूरा क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ, इसका आपका सीरीज ऑलरेडी आपका रिकॉर्डेड हो चुका है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपका फुल लेक्चर अगर चाहिए ना तो फुल लेक्चर भी भेज दूंगा, उसमें हमने आपका थोड़ा डिटेल में किया हुआ सारी चीज़ों को। चलो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक मैं नोट्स भेज देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 16 पीपी, जो हमने कल आपका जहाँ से छोड़ा हुआ था वहीं से आपका स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स 2 का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, सो वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा आज। अभी स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स 16, जो आप लोगों ने कल आपका, हेलो स्वाति, पूजा, दीपांशु, आइए सभी बच्चे फटाफट ज्वाइन कीजिए। सुहेल, ठीक है बच्चे, सभी आदमी आइए फटाफट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे, राइट। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से पूछिएगा, राइट। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपका जहाँ से आपको छोड़ा हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं, राइट। कल लास्ट क्लास में हमने आपको इंडेक्स 16 करवाया था। 16 का मैंने आपको 40 मिनट का अप्रॉक्स वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, राइट। तो इंडेक्स 16 हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। आइए बच्चे, तो बच्चे हमने कहाँ तक आपका स्टार्ट किया था, अगर याद होगा तो आपको हमने यहाँ तक आपको करवाया था, इस टॉपिक तक हमने आपको करवा दिया था, राइट। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। कहाँ तक करवा दिए थे बच्चे, आपको सभी आदमी बताओ कहाँ तक करवा दिए थे बच्चे। हमने इसमें आपको ठीक है बच्चे पीपी का कल डेफिनेशन किए थे हमने, राइट। आई होप आपको सबको दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछिए, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट आपका क्या था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग का हमने डिस्कशन कर लिया था। कुछ मैंने एग्जांपल आपको दिया था बच्चे, ये सारे एग्जांपल आपको दिए थे, राइट। ये एग्जांपल दिए थे बच्चे कि आपका बिल्डिंग, आपका गिवन फोर्ड, आपका लेन पे, ये सब हमने पॉइंट कल बताया था, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद बच्चे आपका, उसके बाद मैंने आपको वो पॉइंट्स बताया था, मैं देख लेता हूँ तो, और मैं इसके बाद में क्या बताया था, क्योंकि ये पिछले वाला बोर्ड है आपका। 1 से 2 दिन में आपको ना पूरा जो आपका सिस्टमेटिक से जो न्यू कॉन्सेप्ट बुक है वो आ रहा है, तो उसमें आपका कोई दिक्कत है उससे भी हम रिवीजन आपको करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपका रिवीजन वहाँ से आपका 2 चीज़ आपको, बेसिकली तीनों चीज़ आपको संडे को मिल जाएगा। संडे को हमारे साइड से आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो क्वेश्चन बैंक मिलेगी, तीनों आपका संडे से पहले ही आपको मैं कोशिश करता हूँ मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। एक तो हैंड रिटेन सॉल्यूशन बच्चे आपका एक क्वेश्चन बैंक आपको हमारे साइड से मिलेगा, ठीक है। एक आपका हैंड रिटेन सॉल्यूशन, ये आपको सॉल्यूशन का आपका बुक ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक का जो भी इसमें सारे क्वेश्चन है, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर, एसएम, सारे क्वेश्चन आपका इसमें, राइट। उस सबका आपका हैंड रिटेन हमने जो रेगुलर क्लास में कराया उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और आपका थर्ड आपका है बच्चे आपका क्या है बच्चे, आपका कॉन्सेप्ट बुक, ठीक है। कॉन्सेप्ट बुक ऑलरेडी आपका टाइपिंग किया हुआ है, राइट। तो आपको एकदम जितना भी इफ बट और आपका मन में ज़्यादा आपका डाउट आता है, जो रेगुलर क्लास में सारे सिनेरियो रहते हैं, हमने सबको टाइप करवा दिया, ठीक है। क्या आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, वहीं से आपको बार बार रिवीजन करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये सब हमने कल आपका देख लिया था, राइट। अब उसके बाद में बच्चे आपका सबसे पहले आते हैं बच्चे इनिशियल कॉस्ट हो, ठीक है। आपका देखो, और उसके बाद में आपको मुझे करना था क्या बच्चे, आपका कल जो हमने जहाँ से किया था बच्चे, उसके बाद में आपका स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाई इक्विपमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। आपका सुनिए, स्टैंड बाई आपका ट्रीटमेंट ऑफ बच्चे स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाई इक्विपमेंट, ये क्या होता है बच्चे, ध्यान समझिए। स्पेयर पार्ट्स मीन्स व्हाट, आपका जब हम कोई भी आपका पीपी खरीदते हैं, जैसे हमने कोई चाइना से इंपोर्ट कराया है या फिर कहीं से भी इंपोर्ट कराया है, तो ये स्पेयर पार्ट्स उसके साथ में कुछ आपका, जैसे स्कूटी खरीदोगे
आप बाइक खरीदते हो उसके साथ कुछ स्पेयर पार्ट्स दिया जाता है, बिकॉज ओरिजिनल स्पेयर पार्ट जब भी खराब हो गया तो आपको जल्दी मिलता नहीं, तो हम क्या करते हैं, अदरवाइज तो मशीनरी आपने इंपोर्ट चाइना से करवा लिया, उसका कोई इक्विपमेंट यहाँ पे है नहीं, खराब हो गई, राइट, तो हम क्या करेंगे, फिर आपको चाइना में ऑर्डर देंगे, आएगा जब तक हमारी फैक्ट्री बंद रहेगी। तो जो रेगुलर फ्रिक्वेंटली आपका यूज की चीजें होती है जो बार बार खराब होती है, ठीक है, जैसे आपका आप पहले आपका गाड़ी अभी भी आता है, ठीक है, वैसे आपका 4 व्हीलर में आप बाइक करोगे तो उसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा टायर दिया जाता है, ठीक है, कि बिकॉज कभी भी पहले आपका ज़्यादा मिलता था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सब जगह पे उनका शोरूम नहीं है या फिर आपका सर्विस सेंटर नहीं हुआ करता था, तो पहले वो आपका साथ में ही दे देते थे, कहीं पे आपका टायर आपका जा रहा है, कहीं पंक्चर हो गया, तो एक तो कम से कम इमरजेंसी के लिए होना चाहिए ना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ट्रेवलिंग में। ऐसे ही बच्चे आपका फैक्ट्री में जो नॉर्मली आपका यूज की चीज़ है, नॉर्मल बार बार आपका स्पेयर पार्ट छोटे मोटे आपका जो है ना, जब भी आपका काम होगा मशीनरी चलेगा तो आपका ऑब्वियसली बात है आपका कुछ ना कुछ टूट फूट होगा, तो उसके लिए हम कुछ स्पेयर पार्ट्स आपका वहीं से मंगा लेते हैं, साथ साथ में आपको मिलता है, राइट, तो उसका क्या हो, या फिर स्टैंड बाई इक्विपमेंट, कुछ आपका इक्विपमेंट आपने स्टैंड बाई पे रखा हुआ, राइट, तो उसका क्या करें, जैसे इसको आपने कभी यूज नहीं किया, आपका मान लो आपका फायर एक्सटिंग्विशर, राइट, उसको कब यूज करते हो, जनरेटर कब यूज करते हो, जब आपका लाइट कटेगी, जब लाइट कटेगी तब नहीं यूज करोगे, नहीं कटेगी तो वो तो स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर जब आग लगेगी तभी तो उसको यूज करोगे, नहीं आपका आग लगी तो क्या करोगे बताओ, उसमें तो आपका उसका यूज ही नहीं होगा, तो फिर उस सिनारियो में क्या करें, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट, ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, कि स्पेयर पार्ट्स में बच्चे आपको ध्यान रखना कि स्पेयर पार्ट्स या फिर स्टैंड बाई इक्विपमेंट अगर आपको पीपी का डेफिनेशन फुलफिल करता है, डेफिनेशन का क्राइटेरिया हमने बताया ना कि क्या था बच्चे, आप डेफिनेशन में याद करो बच्चे, आपका टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए, लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, एंड आपका यूज फॉर द प्रोडक्शन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपका रेंटल टू अदर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, राइट, ये डेफिनेशन है, अगर इसका क्राइटेरिया आपका मीट आउट होता है, राइट, आपका ये डेफिनेशन क्राइटेरिया मीट आउट होता है, राइट, तो पीपी है उसको मान लेना, और पीपी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होगा, बच्चे पीपी एज्यूम कर लेना, पीपी आपका उस पर जो इंडेक्स 16 है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज बच्चे आपको इंडेक्स 2 अप्लाई होगा, ध्यान रखना बच्चे इंडेक्स 2 अप्लाई होगा इन्वेंट्री, ठीक है, ओके। पीपी बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब आपको लगे कोई भी आपका पीपी आपको बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, जब लगे यस आपका प्रोबेबल उससे आपका फ्यूचर में बेनिफिट आपको होने वाला, प्रोबेबल ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड में बच्चे क्या, कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबिलिटी, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट क्या कर सकते हैं, आपका मेजर कर सकते हैं, रिलायबिलिटी हम उसका कॉस्ट मेजर कर सकते हैं, राइट, तभी हम क्या करेंगे बच्चे, आपका उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कॉस्ट किसी चीज को अगर मेजरमेंट नहीं कर सकते हो तो उसको बुक्स में रिकॉर्डाइज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज कब करेंगे, आपका कोई भी एसेट को समझते हो ना, एसेट कब बोलेंगे, जब उससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, अगर बेनिफिट नहीं होगा तो आपको उसको एसेट हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो आपका इसको हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे, जब आपका उससे बेनिफिट होने वाला है, दूसरा आपका कॉस्ट कर में मेजर रिलायबिलिटी, राइट, ओके। नेक्स्ट आपका ये सब कॉमन पॉइंट है जो हर आपका इंडिया से पढ़ा है ना, कि इनिशियल रिकॉग्निशन कब होगा, ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करते हैं बच्चे, कॉस्ट पे करते हैं, राइट, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑलवेज बच्चे क्या होगा, आपके कहीं पे भी देखते हैं तो आप कॉस्ट होगा, बट कॉस्ट इंक्लूड व्हाट, आपका कॉस्ट में बच्चे क्या क्या इंक्लूड करोगे, राइट, तो हमने आपका इन्वेंट्री में भी देखा था और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करें, राइट, तो देखो आपका कॉस्ट में बच्चे आपका परचेज आपने किया है बच्चे, आपका परचेज किया या सेल्फ कंस्ट्रक्शन, राइट, तो पीपी में क्या है कॉस्ट, और आपका एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, राइट, जो हमने पिछले में आपका इन्वेंट्री में भी देखा था, राइट, यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट सारा आएगा, जो बेसिकली क्या है, नेसेसरी है, आपका नेसेसरी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल समझते हो, डायरेक्टली उसी पीपी से रिलेटेड है, अगर वो आपके कॉस्ट नहीं होगा, राइट, तो फिर क्या होगा बच्चे, ये कॉस्ट अगर इनकर नहीं करोगे, ये कॉस्ट अगर आप इनकर नहीं करोगे, राइट, तो ये आपका पीपी रेडी नहीं होगा, सही, ठीक है, तो उसके लिए आपका जरूरी है वो खर्चा करना जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल के लिए आपको कुछ बता दूं, यस बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, ठीक है, तो आपका यहाँ पे कॉस्ट में बच्चे डायरेक्टली आपका जो एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगा, ठीक है, परचेज कॉस्ट आएगा, और वहाँ से यानी आपका सप्लायर के वहाँ से लेकर बच्चे ऑफिस में लाने तक का जो खर्चा है वो सारे आपका इंक्लूड होगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन खर्चा हो गया, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग का मतलब जो भी खर्चा वो सारा आपका इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ये हमने आपका सभी इंडेक्स में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना ये सभी इंडेक्स में आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, राइट, तो आपका एक बार देख लोगे ये समझ लेना, ये तो क्वेश्चन आना ही नहीं है, ठीक है, अगर आएगा तो आपका काफ़ी ईजी रहता है, फ्री का मार्क्स है। परचेज कॉस्ट, रिबेट, डिस्काउंट, ये आपका हमने इन्वेंट्री में देखा हुआ था, ये सब तो ऑलरेडी पढ़े हुए हो, ठीक है, कि आपका इंपोर्ट ड्यूटी, परचेज, आपका परचेज टैक्स है, कोई भी टैक्स है बच्चे जिसका आपका क्रेडिट नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा, आपका ऐड होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपका टैक्स, ठीक है, जैसे नॉन आपका स्टाम्प ड्यूटी लगता है, राइट, और आपका कोई भी ट्रांसफर है, ठीक है, लीगल आपका खर्चा है, या फिर ज्वाइनिंग आपका जो है आपका ये खर्चा है, ठीक है, बेसिकली बिल्डिंग एसोसिएशन वगैरह में आप कहीं पे आपका सोसाइटी में लेते हो, राइट, या फिर कहीं पे खरीदते हो तो वहाँ पे मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, वो भी आपको आएगा इसमें, ठीक है। अदर बच्चे क्या आपका हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट आएगा, प्रोफेशनल कॉस्ट का आपका साइट आपका प्रिपरेशन कॉस्ट, बिल्डिंग साइट प्रिपरेशन समझते हो, फाउंडेशन उसका बनाते हैं, राइट, तो वो भी आपको वहाँ पे आएगा। तो मशीनरी कहाँ रखोगे,
मशीन रखने के लिए फाउंडेशन चाहिए ना, यस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन बनाते हैं, बेस बनाते हैं राइट, वो भी आपका यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड होगा, ठीक है। आपका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, परमिशन, कॉस्ट, डीए, जो आपका डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवर, ये सारे खर्चे इसमें आएंगे राइट। ये आपको लिस्ट एक बार जब गो थ्रू कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, आपका जो वहाँ पे जो वर्कर आपका लगेगा, ठीक है, किसके, वो फाउंडेशन बनाने के लिए सब आएगा, टेस्टिंग कॉस्ट आएगा। आपका ये याद रखना है कि फ्यूचर में जो आपका डीकमीशनिंग या बच्चे इसको बोलते हैं डिमोलिशन, ठीक है, या फिर बच्चे बोलते हैं क्या आपका डिसमेंटलिंग, ये खर्चा जो फ्यूचर में लगेगा ये आपका इंडेक्स में न्यू है, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे, आपका फ्यूचर में जो लगेगा जब हम उस मशीनरी को या फिर आपका उस प्लांट एसेट को आप खत्म करेंगे, लाइफ आपका खत्म हो जाएगा बच्चे, तो उसको आपका कहीं तो डिसमेंटल करना पड़ेगा ना, तो उसमें अगर कोई कॉस्ट आ रहा है उससे बच्चे क्या कॉस्ट आ रहा है आपका, जब भी लाइफ खत्म होगा, मान लो लेट से वो 20 ईयर्स का लाइफ है, तो 20 ईयर्स बाद कुछ कॉस्ट लगेगा राइट, तो उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और ये कॉस्ट में जोड़ोगे, ये क्या करोगे कॉस्ट में जोड़ोगे, ठीक है। इसका अकाउंटिंग हमने आपका इंडेक्स आपका उसमें ढंग से नहीं बताया था, अब यहाँ बताऊंगा, ठीक है, आपका 2 में था ही नहीं, अब बच्चे यहाँ पे है, ठीक है। ओके, एनी अगर आपका डायरेक्ट एट्रीब्यूटेड कॉस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर साइलेंट सिचुएशन अगर है तो नॉन आपका जो टैक्स वगैरह है वो आपका सारा क्या मानते हैं, नॉन रिफंडेबल मानते हैं, ठीक है। ओके, अब ये खर्चा इंक्लूड नहीं होगा, जैसे हमने वहाँ बताया था वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। वहाँ पे हमने 5-6 खर्चे बताए थे ना, कि आपको इन्वेंट्री भी याद है आपको, कि आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका नॉर्मल लॉस, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज अनलेस अदरवाइज, ये सब हमने वहाँ बताया था बच्चे, ये भी आपके यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आपका सेलिंग का खर्चा, ऐसे ही स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा नहीं आता इंक्लूड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन, यानी बेसिकली आपको मान लो स्टाफ हमारा अभी नोएडा फैक्ट्री पे काम कर रहा है, इस एम्प्लॉय को हम चाह रहे हैं कि आपको लखनऊ पे या फिर आपका मान लो जयपुर आपका फैक्ट्री पे यहाँ से आपका भेजना, बिकॉज यहाँ पे काम कम है, ठीक है। तो यहाँ से वहाँ तक जाने का आपका जो आपका भाड़ा लगेगा, रेंट लगेगा इनको आपका रीलोकेशन करने का एम्प्लॉय को राइट, वो आपका खर्चा इंक्लूड नहीं होगा प्लांट की कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इनॉग्रेशन, आपका जो सेरेमनी होता है, ठीक है, फैक्ट्री का उद्घाटन किए, सनी लियोनी को बुला लिए राइट, सो उसको अगर बुला लिए बच्चे तो उसका जो कॉस्ट आएगा राइट, ऑब्वियसली बात है, आपका देखते हो कल्याणी ज्वेलर, कहीं पे भी आपका उनका एक फिलोसफी है कि आपका कहीं पे भी आपका जो उनका ब्रांच ओपन होगा, आपका बेसिकली शोरूम ओपन होता है, तो क्या करते हैं उस एरिया में देखो कौन सा फेमस आपका सेलिब्रिटी है, उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे क्या है, उनका जो कॉस्ट आएगा क्या उनमें आपका उस पर जोड़ देंगे क्या, आई मीन जो उनका शोरूम है उनके कॉस्ट में नहीं बच्चे, वो आपका अलग होता है, ठीक है। तो ये कभी भी उसमें आपका नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है बच्चे आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट प्लान प्रॉपर्टी में आपका ये ऐड नहीं होगा, बाकी चीज़ें में अपना इसको आपका ये डाल सकता हूँ, ठीक है। खर्चा तो है ही आपका, लेकिन प्लान प्रॉपर्टी के कॉस्ट में आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है, पीपी में। उसके बाद में आपका मेंटेनेंस, आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पीपी, ठीक है, आपने एएमसी आपका किया कि आपका जैसे हम एसी खरीदते हैं, अब एसी तो खरीद लिए, आपका 1 ईयर का वारंटी है, अब उसके बाद में फिर आपका एएमसी करा लेते हैं कि अब चलो ठीक है, वो उसी टाइम पे बोलता है तो हम आपको करा लेते हैं कि आपका इसका रिपेयर मेंटेनेंस के लिए आप बीच बीच में आकर इसको कोई भी प्रॉब्लम होगा, गैस या कोई भी लीकेज होगा तो उसको ठीक करना, तो वो खर्चा इसमें इंक्लूड होगा। एडमिन, जनरल, सेलिंग ये एलोकेटेड अवॉर्डेड, ये सब आपका कभी नहीं आता, ठीक है। ये हर इंडेक्स में बच्चे आपको मैं बता दूँ, ये कॉमन है सभी इंडेक्स के लिए। कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल आइटम, वेस्टेज, लेबर, रिसोर्सेज, ये आपका ये कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ड्यू फूड टू फॉल्टी डिजाइन, जैसे आपका मान लो फॉल्टी डिजाइन मीन्स आपको क्या, आपका फॉल्टी डिजाइन हो गया, इसको आपका स्पॉइल्ड मटेरियल, कहीं आपका कई बार मान लो सीमेंट आपको बाहर रख गई, बारिश आ गई, वो आपका 1 लाख का सीमेंट बर्बाद हो गया, तो इसको पीपी के कॉस्ट में बिल्डिंग बना रहा है तो उसके कॉस्ट में जोड़ दोगे क्या, नहीं बच्चे या नहीं। फॉल्टी डिजाइन, हमने डिजाइन आपको गलत बनाया जिसके कारण से पूरा आपका दीवार तोड़ना पड़ा, तो उसमें जो मटेरियल लगा, जो खर्चा है, उसको आपका आपका जो बिल्डिंग बना रहे थे उन्होंने आपका इंजीनियर नहीं था, उन्होंने बिना आपका उसके करके आपका बेसिकली उसमें आई मीन वो बनाना होता है बिना के वो, अब इंजीनियर आया सारा तो आपका उसमें, तो हम पीपी के कॉस्ट में उसको जोड़ दें नहीं बच्चे, वो सब जोड़ आपका नहीं आता, ठीक है। फॉल्टी डिजाइन के कारण उसने गलत कर दिया जिसके कारण से आपका नुकसान हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया ना, तो ये सब आपका नहीं आएगा। ऑपरेटिंग लॉस आपका बच्चे, आपका ऑपरेटिंग लॉस है कोई, कैश डिस्काउंटिंग, अर्ली सेटलमेंट, जैसे मैंने बताया बच्चे, आपका ये जो आपका कैश डिस्काउंट होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है या फिर इनकम होता है, ये कभी भी इसमें नहीं आता, ठीक है बच्चे। इंटरेस्ट कॉस्ट और आपका लोन टेकन टू बाई का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, आपने बच्चे क्या आपका ये वो बेसिकली लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए राइट, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है आपका पीपी का, अनलेस अदरवाइज आपका समझे कि नहीं, इंडेक्स 23 जब तक अलाउड नहीं करेगा जब तक यहाँ पे नहीं आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम लोग इंडेक्स 16 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंडेक्स 2 का क्वेश्चन हमने आपका पूरा अपलोड कर दिया है, यानी बेसिकली रिकॉर्ड हो चुका है, वो मैं अभी थोड़ा देर क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा और ये आपका पूरा आज खत्म हो जाएगा। कल से हम दूसरा आपका इंडेक्स 23 करेंगे, ठीक है। यानी बेसिकली क्या हमारा टारगेट रहेगा, डेली आपका बड़े हैं तो 1 इंडेक्स, अदरवाइज छोटे हैं तो आपका 2 इंडेक्स, ठीक है।
संडे को हम आपको लिस्ट भी बनाकर आपका इसमें डाल देंगे कि आपका डे पे कौन सा इंडेक्स होगा, ठीक है, उसका आपका प्रॉपर आपका लिस्ट भी बना देंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार होता है क्लास में बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगते हैं, राइट, तो ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज आपका जरूर नहीं कि वही आपका रहेगा, हाँ मोटा मोटी आपको वही रहेगा, बाकी रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद हम लिस्ट जारी करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे क्या, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कभी भी कब कब अप्लाई करना, जब आपका इंडेक्स 23 का कंडीशन फुलफिल हो। इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए बता रहा हूँ सब जगह पे, बिकॉज आपका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कहाँ पे दिया हुआ है, इंडेक्स 23 पे। इंडेक्स आपका 23 में बताया गया है, तो उसमें आपका अप्लाई कब करना है, जब इंडेक्स 23 का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, ठीक है। ओके, आ जाइए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हाँ, अगर कोई भी आपका उससे बच्चे इनकम हो गया, ठीक है, इनकम फ्रॉम आपका इंसिडेंटल आपका एक्टिविटी आपका इंसिडेंटल एक्टिविटी, ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन करवाया उस समय कुछ आपका हो गया, राइट, जो कंस्ट्रक्शन के बच्चे क्या था आपका, जो बच्चे आपका रेलेवेंट नहीं था, नॉट आपका नेसेसरी फॉर, राइट, तो कोई आपका इंसिडेंटल आपका करवा रहा है, राइट, उस समय कुछ खर्चा हो गया, ठीक है बच्चे, जो जरूरी नहीं है, राइट, तो आपका उसको बच्चे आपका पीएल अकाउंट में निकलना है, आपका पीपी के कॉस्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसे इनकम भी होता है तो उसको क्या करते हैं बच्चे, पीएल अकाउंट में ले जाते हैं, जैसे कार पार्किंग में, ठीक है। आपका हमने एक बिल्डिंग बनाया, आपका नीचे वाले फ्लोर को जब तक हमारा फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, ग्राउंड फ्लोर को हमने आपका थोड़ा दिन के लिए टेम्पररी, अब देख रहे हैं ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो क्या बुराई है, ठीक है। हमने नीचे वाले को तब तक ग्राउंड पार्किंग के लिए आपका दे दिया कि हाँ पार्किंग आपका यहाँ पे कोई भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में है तो रश रहता है, तो हमने क्या कर दिया वहाँ पे आपको वो कर दिया, आपका लगवा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, आपका उससे पार्किंग से कुछ पैसे आ गए तो आपका इनकम में अकाउंट होगा क्या बच्चे, पीपी के कॉस्ट से माइनस कर दे क्या, नहीं, वो आपका सेपरेट इनकम आप मानोगे, पीएल अकाउंट में उसको सेपरेटली लेगा, राइट। अब इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आपका इसका पीपी का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो देखो आपका बिगनिंग में आपका एट बिगनिंग, ठीक है, एट बिगनिंग में, राइट, ये क्या होगा, सबसे पहले आपको पीपी अकाउंट आपका डेबिट, यानी बेसिकली क्या कि अकाउंटिंग तो नॉर्मल नहीं है, राइट, पीपी का जो भी कॉस्ट आया बच्चे, कॉस्ट आया, राइट, उसको आपका पीपी अकाउंट डेबिट, राइट, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग ऑफ लायबिलिटी, राइट, बिकॉज आपको इसके लिए लायबिलिटी जब उसके कॉस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में आपका बुक करो, राइट, तो इसके लिए लायबिलिटी फ्यूचर में तो है ना, जैसे आपका उसमें आपका वो भी तो है, फ्यूचर में हमारा लायबिलिटी भी तो है कि नहीं, कि हमारा फ्यूचर में आएगा, राइट, तो पहले आपका उसके लिए प्रोविजन बनाओगे, आज से क्या बनाओगे, प्रोविजन बनाओ, राइट। हमने फ्यूचर में आपका मान लो कि 20 साल बाद 10 लाख रुपए खर्च करना है, तो आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आई होप सबको निकालने आता होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, इंटरमीडिएट आपने बहुत सीखा हुआ, नहीं सीखो तो ये क्लास में आ जाएगा, वहाँ पे सिखाएंगे। तो आपको वहां से हमने क्या करेंगे, जो फ्यूचर में हमारे को 20 लाख रुपए का 10 लाख रुपए खर्च होगा उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो एक साइड में आपका वो हमारा प्रोविजन भी रहेगा, उतने के प्रोविजन बनाएंगे ना, वो कॉस्ट में भी जोड़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग और आपका इतना तो बैंक पेमेंट करोगे, धीरे धीरे आपका ये प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी आपका ये प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे, इसको हर बार क्या करना, अनवाइंड करना, ईच ईयर बच्चे, ईच ईयर अनवाइंडिंग करना, ठीक है। आपका प्रोविजन फॉर आपका जो डीकमिशनिंग है, आपका प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग का लायबिलिटी, राइट, इसको हर साल आपका इंटरेस्ट से बुक करोगे, यानी बेसिकली जितना भी ओपनिंग आपने यहाँ पे बुक किया वैसे ये बैलेंस पे जो भी रेट से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला ना, उस रेट से क्या करोगे, इंटरेस्ट बुक करोगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी आपका इसे मल्टीप्लाई करके टू आपका इंटरेस्ट वाले बुक करोगे, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी, राइट, इंटरेस्ट आपका पीएल अकाउंट में जाएगा ना, हर साल क्या होगा आपका एवरी ईयर पीएल अकाउंट में आपका जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी। दूसरा फोर आपका ये ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू पीएल अकाउंट, राइट, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, राइट, तो क्या करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है, आपका ये पीएल अकाउंट में भेजोगे। और आपका डिप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे बच्चे, आपका डिप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे, डिप्रिसिएशन हर साल आपको चार्ज करना पड़ेगा, यस आपका डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, राइट, डिप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे बच्चे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, राइट, या डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन फॉर आपका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, राइट, बिकॉज डिप्रिसिएशन दो तरीके से चार्ज करते हैं ना, राइट, और ये जो डिप्रिसिएशन है पीएल अकाउंट में जाएगा, राइट। तो आपका सिंपल आपका उससे देख ले, राम लिमिटेड ने आपका 5 लाख रुपए का आपको बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, यूजफुल लाइफ आपका 3 ईयर से, डिप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे लगेगा, डीकमिशनिंग कॉस्ट बच्चे आपका 5,000 रुपया है, आफ्टर 3 ईयर्स डिस्काउंटिंग रेट 10% पास जनरल, राइट, ये समझो क्या है। राम लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा कितना है बच्चे, 5 लाख में, ठीक है, तो आपका इन्होंने 3 ईयर्स इसका लाइफ है, एसएलएम आपका डिप्रिसिएशन आपका एसएलएम मेथड से दिया हुआ है, 5,000 आपका ये है बच्चे क्या है, डीकमिशनिंग आपका है, आफ्टर 3 ईयर्स बाद लगेगा, राइट। तो क्या करेंगे बच्चे, आपका ये 5,000 लगेगा ना बच्चे, ये 5,000 जो लगेगा, राइट, हम इसके आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 3 साल बाद, राइट, कैसे निकालोगे बच्चे, आपका ये 5,000 ये 3 साल बाद लगेगा ना, तो आज के डेट में इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपका 10% है ना, डिस्काउंटिंग यस 10% है, तो आपका डिवाइड बाई 3 करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा बच्चे, आपको कुछ नहीं बच्चे
5000 डिवाइड बाई, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने आता होगा, 5000 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू 3 बार करोगे 3756 रुपया हो गया, ठीक है, 3756 रुपया हो गया, राइट। ये क्या होगा बच्चे आपका 56 रुपया होगा, ठीक है। ये बच्चे क्या होगा, ये आपका 5556 आपका ये आएगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये निकाल लो, ठीक है। तो बिगनिंग में क्या एंट्री करोगे बच्चे, आपका 5 लाख रुपया प्लस आपका ये जोड़कर, ठीक है, ये आपका ऊपर ऐड हो जाएगा, और आपका टू बैंक 5 लाख रुपया अभी पेमेंट किया है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिकमीशन लायबिलिटी था। अब ये जो आया ना, इसको हर साल आपको खोलना है, 3 साल तक क्या होगा बच्चे, खुलता रहेगा, अनवाइंडिंग इसको बोलते हैं। अरे इसको खोलना है बच्चे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमको 5000 लायबिलिटी आपको ये आपका थर्ड ईयर के एंड में जाते जाते इस अकाउंट में कितना होना चाहिए बच्चे, ये तो आपको बढ़ाना है ना, हर साल इंटरेस्ट आपको बढ़ाना है, 5000 हो जाएगा, क्योंकि उसी को आज हमने समझ लो कि हमने जिप फॉर्मेट में आपका डाला है ना, इतना हमने उसको कंप्रेस करके डाला है, ठीक है, अभी आपका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डाला, तो हर साल इसको खोलना पड़ेगा। यस आपका खुलेगा, ओपनिंग अमाउंट है, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट 10% से हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला था, यस 10% इंटरेस्ट बुक होगा, ठीक है। और टू प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, ये हर साल आपका एंट्री होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, और डिप्रेशिएशन भी चार्ज होगा। बताओ डिप्रेशिएशन किस पे चार्ज होते हैं बच्चे, आपको मुझे बताइए डिप्रेशिएशन किस पे चार्ज होगा, आपने बुक किया है इस अमाउंट पे चार्ज होगा, ठीक है, ये नहीं कि 5 लाख पे डिप्रेशिएशन चार्ज होगा, ठीक है बच्चे। तो बस आपका एपीपी हो गया, और आपका डिप्रेशिएशन और आपका जो इंटरेस्ट है ये आपका पीएल अकाउंट में एवरी ईयर चला जाएगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का खर्चा और आपका ये देखो डिप्रेशिएशन, ठीक है, ये दोनों आपका पीएल अकाउंट में चला जाएगा, राइट। अब ये खोलते कैसे, आपका ये देखो कैसे, आपका हर साल में ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, इस पे आपका 10% इंटरेस्ट रेट आपको बुक करोगे, ये देखो आपका बुक करोगे 10% इंटरेस्ट ओपनिंग अमाउंट, राइट। अब ये जो आया है ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, इसी पे आपका नेक्स्ट ईयर फिर आपका इंटरेस्ट बुक होगा, ठीक है, इंटरेस्ट बुक होगा आपका 10% से। थर्ड ईयर में आता है बच्चे क्या हो जाएगा, ये आपका ये 5 लाख आपका 5,000 रुपया तो इसमें आना ही चाहिए, 5000 इसमें आना चाहिए ना, जो ये बैलेंसिंग फिगर ले लेना, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आएगा राउंडिंग ऑफ का, तो बेस्ट है क्या, इसको बैलेंसिंग फिगर लेना, जितना भी कंटेंट घटेगा क्या करना, इसके बीच का बैलेंसिंग फिगर लेना, ठीक है। अगर पीपी आपने एक्वायर किया हो डिफर्ड आपका डिफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे, राइट, पीपी आपने एक्वायर किया कैसा बच्चे, डिफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे, राइट, तो क्या करोगे, जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो ओवर आपका नॉर्मल परचेज प्राइस, ठीक है, उसको इंटरेस्ट और कॉस्ट आपका पीएल अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना है, पीपी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, आपका बिकॉज आपको ये पीपी के कारण थोड़ी ना है, आपका देखो कैश कॉस्ट जितना आएगा वही कॉस्ट में इंक्लूड होगा, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका पेमेंट करते हैं, मान लो हमने आज आपके कैश अमाउंट 5,000 है और हमने बोला कि नहीं हम तो 1 साल बाद या 2 साल बाद पेमेंट करेंगे, राइट, 2 इयर्स बाद हम पेमेंट करेंगे, राइट, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो 2 इयर्स बाद पेमेंट करोगे तो 5,000 की जगह पे आपको 7,000 लगा, ओके चलो ठीक है डन, राइट, तो 7,000 कॉस्ट में जोड़ेंगे क्या, नहीं बच्चे 5,000 जोड़ेंगे, यानी उसको आज आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है उससे हम पीछे लाएंगे, ठीक है, 2000 तो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ना, तो ये 2000 पीएल अकाउंट में जाएगा और 5,000 बच्चे कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। तो नॉर्मल परचेज प्राइस आपका नॉट इवन द क्वेश्चन, राइट, तो कैलकुलेट डिस्काउंटिंग आपका जो है ना, डिस्काउंटिंग बच्चे फ्यूचर में कितना हमने पेमेंट करना है उसका आपका डिस्काउंटिंग निकाल लो, यानी बेसिकली क्या कर लो, आपका कैश फ्लो आज के डेट में निकाल लो कितना है, ठीक है, फ्यूचर प्राइस आपका दिया रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चे, उसका आपका आज के डेट में निकाल लेंगे, आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, राम लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर विच पेमेंट विल बी डन इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखो राम लिमिटेड मशीन परचेज किया जिसमें 5 आपका 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 5,000 स्टार्टिंग आपका फर्स्ट ईयर से आपका करेगा, 10% आपका डिस्काउंट है, सिंपल है ना बच्चे, अब क्या करोगे 5,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना, राइट, सबका ये बना लो, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, ये अब क्या हुआ बच्चे, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने तो आता ही होगा आपको, ठीक है, इसी पे इंटरेस्ट आपका हर साल बुक होगा, राइट, आपको 5,000 एक्चुअल पेमेंट है, देखो लास्ट में जाके आपको, तो ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ तो फिर एक बार बता दो चूंकि आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो तो इसको क्या करेंगे बच्चे, आपका जो आपका ये है कैश प्राइस निकालेगा ना, हर बच्चे में सीखते हो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा मुझे, तो आपका ये एवरी ईयर इतना पेमेंट करोगे, ये क्या है बच्चे आपका कैश प्राइस है, दिस इज कैश प्राइस, ये आपका क्या होगा इंक्लूड होगा बच्चे, आपका जो अगर इसका कॉस्ट मानेंगे तो कितना होगा आज के डेट में, अगर कैपिटलाइज भी करोगे तो बच्चे आपका पीपी क्या करते हैं आपको मशीन, राइट, कितना भी होगा 15,000 अदरवाइज पे करना है, लेकिन आपको कैश प्राइस कितना इतना, ये बच्चे पीपी का कॉस्ट इतना ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है इसी पे आपको ओपनिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना कैश प्राइस है ना, अब इसी पे अमाउंट पे का हर साल इंटरेस्ट का बुक हुआ, एक्चुअल पेमेंट हर साल 5,000 करना है, 5,000 करना है, राइट, तो क्लोजिंग बैलेंस देखो लास्ट पे आता है खत्म, लास्ट में ये बैलेंस शीट में मानना है कि इंटरेस्ट का बच्चे आपको बैलेंस शीट करो, ठीक है। आपका एंट्री आपका देखो आपका पीपी अकाउंट डेबिट टू पेबल, यानी हमारे को या बैंक में लिख सकते हो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो बच्चे इसके थ्रू उधार लिए हमने या कैश में लिए, देख लेना, इंस्टॉलमेंट आपको कहीं नहीं दिया होता, मान लेते उधार रहे, ठीक है, मशीन फॉर विच पेमेंट विल बी मेड, ओके, आगे फ्यूचर में करेंगे ना, अभी तो उधारी है, ठीक है, तभी तो हम आपका फ्यूचर में करेंगे, ठीक है, तो आपका ये पेबल है, राइट, और पेबल आपका बस ये आपका इंटरेस्ट बुक होगा इस पे पेबल पे, बच्चे इस पे इंटरेस्ट बुक होगा ना, और बस आपका ये पेमेंट हो जाएगा 5,000, तो पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक,
या फिर इसको 5 साल सीधा आपने पेमेंट कर देंगे, या फिर इसको बाइफरकेट करके भी ले सकते हो। ये आपका फर्स्ट के लिए इंटरेस्ट कितना है इतना, ठीक है। पेबल आपका कम होगा, यानी प्रिंसिपल कितना कम होगा 375 आपका आई मीन आपका 3757, ठीक है। बस आपका बाकी आपको बैंक से इतना पेमेंट कर दिए और ये इंटरेस्ट पर पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही आपका बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पीबी एक्वायर्ड आपका एक्सचेंज, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, एवरी इंडेक्स में ध्यान से आपका सुनना, ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनो बच्चे, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या कि बच्चे अगर आपका ये समझो, एक्सचेंज वाले पॉइंट क्या है बच्चे कि अगर आपने पीपी एक्वायर किया है एक्सचेंज पे, बच्चे पीपी कैसे एक्वायर किया है, आपने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पे एक्वायर किया, ठीक है, एक्सचेंज आपने एसेट्स पे एक्वायर किया, राइट। इफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस वैल्यू, ध्यान सुनना, अगर हमने बच्चे पीपी एक्वायर किया है एक्सचेंज पे, एक्सचेंज का मतलब क्या है बच्चे, हमने एक एसेट दिया उसके बदले दूसरा एसेट लिया, हमने सपोज अपना आपका फोन दे दिया, ये आपका फोन आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे आईफोन ले लिया, ठीक है, तो ये आपका एसेट देकर, ये फिर हमने फोन देकर आपसे लैपटॉप ले लिया, तो एक्सचेंज हो गया ना। कई बार होता है कि चलो ठीक है हमने अपना आईफोन दे दिया, आपसे आपका फोन लिया, तो उसके बदले आपसे हम कुछ पैसे भी लेंगे, ठीक है, कुछ कैश भी लेंगे, राइट, दोनों चीज आपका हो सकता है, राइट। तो देखो उसमें अगर कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व है, तो कमर्शियल सब्सटेंस अगर इन्वॉल्व है तो कहानी अलग चीज होगी, कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है तो कहानी अलग चीज होगी। कमर्शियल सब्सटेंस मींस व्हाट, जिस वजह आपका, देखो आपको ये क्या करना है, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा कैश फ्लो आपका चेंज हो जाए, ठीक है, जिससे क्या हो आपका कैश फ्लो चेंज हो जाए। तो अगर क्वेश्चन में आपका बच्चे क्या हो, अगर कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व है तो देखना है क्या, रिकॉग्नाइज आपका पीबी आपका इस प्रायोरिटी में, इस सीक्वेंस में आपका देखना है, ठीक है, क्या कि सबसे पहले हमने आपको दिया है, ठीक है, हमने आपको अपना फोन दिया, आपने मुझे अपना लैपटॉप दिया, ठीक है, और कुछ पैसे भी दिए, राइट। तो आपको क्या करेंगे बच्चे, हमने जो आपका अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे ये बात हम देख रहे हैं, ठीक है, कि हमने जो आपका ये ऐसे दिया उसका फेयर वैल्यू पता है क्या, यस, तो आपका उसी पे एंट्री होगा, ठीक है। आपने के वैल्यू आपके क्या है नहीं पता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अपना फोन दिया, मोबाइल दिया, इसका बच्चे आपका बुक वैल्यू 10,000, 1 लाख हम मान लेते हैं, और आपका इसका फेयर प्राइस आपका 80,000, ठीक है, और आपसे इन एक्सचेंज ऑफ यू, ठीक है, आपसे बच्चे हमने क्या लिया, आप हमारे को क्या दे रहे बच्चे, एक तो एसेट्स भी दे रहे हैं जिसका बुक वैल्यू बच्चे कितना है आपका, जिसका बुक वैल्यू आपका 20,000 है, और साथ में कैश भी दे रहा है 1 लाख रुपए, आपने साथ में 1 लाख का कैश भी दे रहा है, राइट। अब ध्यान सुनो, अगर हमने जो आपका दिया बच्चे, आपका ये दिया, ठीक है, अब आपका ये करेंगे ना, आपका इसका फेयर वैल्यू बच्चे, इसका देख लेता हूँ, फेयर वैल्यू अगर आपका इसका दिया हुआ बच्चे आपको 15,000, आप बताओ कैसे अकाउंटिंग हुआ वो आपको समझना है, ठीक है। अब कैसे होगा, यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास कितना है बच्चे, आपका देखो आप 20,000 का फोन भी दे रहे हो, राइट, जिसका बुक वैल्यू, लेकिन 15,000 उसका फेयर वैल्यू है, और 1 लाख रुपया भी हमारे को दे रहे हो, राइट। तो अपने बुक्स में मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सिर्फ आपका ये बुक में 1 लाख वैल्यू है, फेयर वैल्यू 80,000 है, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और आपसे ले रहा हूँ ये चीजें। तो बताओ कि आपका अकाउंटिंग कितने पे होगा, मेरे बुक्स में अकाउंटिंग कितने पे होगा, ठीक है। तो मैं जो आपका दे रहा हूँ, अगर इसका फेयर वैल्यू पता है, यस, इसका फेयर वैल्यू, मैं जो ऐसे दे रहा हूँ उसका फेयर वैल्यू पता है, राइट, तो फिर क्या करना है, इसी पे रिकॉर्ड करना है। आपसे 2 चीजें मिलेंगी, ठीक है, वो मतलब आपको माने क्या, इसी के बदले मिलेगी ना, आपका लॉजिक समझो बच्चे, 80,000 के वो आपका एसेट के बदले ही आपको मिलेगी ना, एक कैश मिल रहा है और दूसरा आपका एसेट मिल रहा है, राइट। तो इसी आपके वैल्यू, आपका एसेट का वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, हम अपने का जितना है उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। दूसरा, अगर मेरे का नहीं पता, ध्यान सुनो बच्चे, अगर नहीं पता तो देखेंगे क्या आपका एसेट रिसीव जो हमारे को हुआ है उसका पता है या क्या, यस, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं तो बच्चे आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन जो हमने आपका दिया है बच्चे, अगर दोनों का फेयर वैल्यू नहीं पता तो क्या करते हैं बच्चे, आपका कैरिंग अमाउंट जो दिया है ना, इसका तो सबको बुक में किस वैल्यू पे कर रहे हो तो पता होगा ना, यस, उस पर दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, मींस एक्सचेंज में बच्चे लेक ऑफ सब्सटेंशियल कमर्शियल सब्सटेंस, राइट, तो फिर क्या करना है, पीपी रिकॉर्ड आपका रिकॉग्नाइज करना है बच्चे, कैरिंग अमाउंट आपका ऑफ एसेट गिवन अप, और आपका बच्चे जो एसेट हमारे बुक में कितना हमने दिया है वो तो पता होगा ना, यस, उसका बुक वैल्यू आपका दिया हुआ है आपको, आपका उस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है।
इस कॉन्सेप्ट को 4-5 बार देखना, ठीक है। कई बार होता है कि आपका अगर कुछ कैश भी आपको साथ में मिल रहा है, राइट, एलॉन्ग विद एसेट, राइट, पीपी में, देन आपका उस अमाउंट को ऐड कर देना है, ठीक है। आपका जो फेयर वैल्यू रहेगा उसमें ऐड कर देंगे ना, ऑब्वियसली बात ऐड कर देंगे, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस मींस व्हाट, आपका जिससे कैश फ्लो हमारा एंटिटी का इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सम आपका जो बेसिकली सेम कैश इज आपका रिसीव्ड अलोंग विद द पीपी इन एक्सचेंज, देन आपका डिडक्ट। ओके, देखो आपका कुछ कैश भी रिसीव हो रहा है, ध्यान सुनो बोलिए। पहले वाले में क्या था, आपका पेड कर रहे हो अलोंग विद द, आपका आज पेमेंट कर रहे हो अलोंग विद द बच्चे एसेट टू एक्वायर, जो एसेट एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, और पीपी उसके बदले कुछ कैश भी पेमेंट कर रहे हो। तो फेयर वैल्यू मान लो हमारा 80,000 का फेयर वैल्यू प्लस हमने 20,000 का कैश दिया, तो 1 लाख रुपया हम आपका इसका ट्रांजेक्शन मानेंगे, ठीक है। अगर हमको कुछ मिल रहा है, जैसे वहाँ से मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। वहाँ से कुछ कैश मिल रहा है मुझे, तो क्या करेंगे, उसमें से फेयर वैल्यू जो एसेट का है उसे आपका डिडक्ट करेंगे, राइट। देखो सम कैश आल्सो रिसीव, ठीक है, देन पीपी जो एक्सचेंज होगा ना, डिडक्ट फ्रॉम द कैश अमाउंट फ्रॉम द एबव एसेट, राइट। आपका उस अमाउंट से हम क्या करेंगे, आपका डिडक्ट करेंगे, राइट। एग्जांपल देते हैं ज़्यादा बेटर समझ में आए। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा बच्चे, आपका पीपी जो क्वांटिटी आपका एक्वायर किए, कैश लॉस ऑन आपका ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, ठीक है। टू कैश, टू एसेट्स और टू प्रॉफिट ऑन क्या है आपका एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस नो बताओ। ओके, राइट। तो आपका यहाँ पे बच्चे आपको ये क्या है, आपका पीपी जब एक्वायर करोगे एक्सचेंज ऑफ एसेट पे, तो ये आपका अकाउंटिंग एंट्री होगा। ये अकाउंटिंग एंट्री होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपका टू एसेट जो गिवन आपने, ठीक है, कैरिंग अमाउंट पे, टू प्रॉफिट ऑन, आपका नीचे आया तो प्रॉफिट, ऊपर आएगा तो लॉस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ द एसेट्स। बच्चे आपका एक्सचेंज ऑफ एसेट के केस में प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट के केस में कैसे कैलकुलेट करो, राइट। तो आपको एक प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट आपका एक्सचेंज वाला पॉइंट एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट, ठीक है। आपने बच्चे क्या है, आपका जब एक्सचेंज करोगे तो ऑब्वियसली बात है, हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, राइट। तो आपको निकालना पड़ेगा ना कि जिस वैल्यू पे हमने एक्वायर किया है, कितने वैल्यू पे हमने एसेट को आपका बुक्स में अपने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। एक्वायर्ड इज रिकॉग्नाइज, जो हमने वैसे जो हमारे को बच्चे एसेट उधर से मिला है, कितने वैल्यू पे हमने रिकॉग्नाइज किया, राइट। उसमें प्लस माइनस कर दो, कैसे आपका बच्चे आपका अगर मिला है, बच्चे ध्यान सुनो बच्चे, कैश रिसीव हुआ है तो ऐड करोगे, और कुछ पेड किया हो तो माइनस करोगे। लेस कैरिंग अमाउंट होता है, उस आपका जो दिया उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, इतना माइनस कर दोगे, ठीक है, राइट। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बच्चे, फिर से समझाता हूँ। जो आपने रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉग्नाइज किया 80,000, मान लो 20,000 कैश में मिला तो 20,000 हो गया, 1 लाख हो गया, और जो एसेट हमने दिया उसमें से 60,000 का वैल्यू था, आपका 40,000 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको प्रॉफिट लॉस आपको हर केस में निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं बच्चे क्या, डिप्रिसिएशन की, ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा क्या, डिप्रिसिएशन की, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है बच्चे, आपका डिप्रिसिएशन जो है ना, मेथड फॉर डिप्रिसिएशन पहले आप समझो। जैसे एसएलएफ डब्ल्यूडी मेथड था, एसएलएफ में सिंपल आप समझते हैं कॉस्ट माइनस आपका रेसिडुअल डिवाइड बाय आपका लाइफ, ठीक है। और आपका डब्ल्यूडी मेथड क्या होता है बच्चे, इसमें आपका जो भी आपका ओपनिंग कैरिंग अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय डिप्रिसिएशन रेट। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ये आपका बच्चे क्या होता है कि डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन द रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट, राइट। यहाँ पे हम आपका ये कहते हैं ना कि जितना जितना हमने मान लो आपका 1 लाख यूनिट बनाने का है मशीन, और उसमें 10,000 यूनिट बनाना है, तो जितना जितना यूनिट बनाओगे उसी प्रोपोर्शन में आपका चार्ज होगा ना। यस, आपका ये मेथड है। क्योंकि इस आपका इंडेक्स में ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कराना है, और एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे। बाकी आपने इंडेक्स में बहुत अच्छा से पढ़ा हुआ इंटरमीडिएट में। डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी बिगिंस आपका कब से बच्चा होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, राइट। जब आपका अवेलेबल होगा रेडी टू यूज, और आपका या फिर बच्चे क्या आपका रेडी टू यूज करने की, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, आपका डेप्रिसिएशन आपको लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पीपी आपका सीज कब कर देना है, यानी आप पीपी पे आपका डेप्रिसिएशन लगाना कब बंद कर देना है, जब उस एसेट को बेच दो या फिर क्लासिफाई कर दो हेल्ड फॉर सेल। आप उस एसेट को बेच दो या फिर आप क्लासिफाई कर दो हेल्ड फॉर सेल, राइट। तो वहाँ पे आपका इसका डिप्रेशन लगाना बंद कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका डिप्रेशन ऑफ पीपी आपका कंसिस्टिंग ऑफ लैंड आपका बिल्डिंग दोनों पे लग गया। अगर दोनों चीज है तो बच्चे क्या करना पड़ेगा, उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। आपका ये नहीं कि दोनों पे आपका लैंड पे बिकॉज डिप्रेशन नहीं लगता नॉर्मली, ठीक है। आपका बिकॉज इसका लाइफ अनलिमिटेड होता है, और बिल्डिंग पे आपका निकालना पड़ेगा ना। यस, आपका लैंड बिल्डिंग दोनों में खरीदा है, राइट। तो उसको बिल्डिंग पे डिप्रेशन लग गया, राइट, उसका लाइफ लिमिटेड होता है, तो उसको आपको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिप्रेशन जो यूजफुल लाइफ होगा राइट, ये आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है। एंड ये आप कोई भी चेंज किया हो, पहले आपने माना था इनिशियल में 1 लाख में खरीदा था, आपने माना था 10 साल आपका लाइफ है इसका,
तो 10,000 SLM मेथड्स लगा रहे थे, बट आफ्टर 2 इयर्स बाद पता चला कि नहीं आपका 2 साल नहीं हमने ऐसे ही उसको यूज किया, आपका ऐसे यूज किया, तो अब लगा कि नहीं आपका अभी तो 8 साल नहीं अब 5 साल चलेगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं जहाँ से मुझे चेंज किया ना वहाँ से आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ से आपने चेंज किया है वहीं से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इनिशियल से आपका यहाँ पे 10 साल का लाइफ था, ठीक है, 10 ईयर्स आपका 1 लाख का कॉस्ट था, आपका लाइफ कितना है 10 ईयर्स था, तो हर साल ईयर 1 में ईयर 2 में ईयर में कितना आपका मांगते हो वो करते होगे, डिप्रेशन चार्ज करते होगे, लेट्स सपोज आपका 10,000 यही करते होगा ना। लेकिन मान लो यहाँ पे आपका थर्ड ईयर के एंड में बच्चे ईयर थर्ड में आपका रिवाइज हो गया, बोला कि नहीं आपका 8 साल नहीं बचा हुआ 5 साल बचा हुआ, तो क्या करोगे, अभी वैल्यू कितना बचा हुआ हमारे एसेट का 80,000 थे, 80,000 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इस तरीका से आपका 80,000 आपका बच्चे आपका डिवाइड बाय क्या करेंगे, आपका यहाँ पे जो आई मीन 5% आपका 8 से डिवाइड करेगा ना, यस आपका यहाँ से सॉरी 5 ईयर्स हो गया ना, 80,000 डिवाइड बाय आपका यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी होगा आपका कितना होगा बच्चे 16,85 16,000 ऑफ डिप्रेशन चार्ज होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मानते हैं। आल्सो इनके सब चेंज इन डिप्रेशन मेथड, अगर आपका डिप्रेशन रेसिडुअल लाइफ हो गया, आपका रेसिडुअल वैल्यू हो गई, ये सब चेंज करते हो कैरिंग अमाउंट, we will use carrying amount instead of बच्चे cost in SLM depreciation formula for calculating depreciation for remaining right। ये समझे क्या बच्चे, आपका जब भी आपका चेंज करते हो मेथड को राइट, तो आपका रेसिडुअल लाइफ ये आपका जो भी होगा ना आपका न्यू कैरिंग अमाउंट पे निकलेगा, ठीक है, आपका न्यू रिमेनिंग जो यूजफुल लाइफ है उसके बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, आपका डिप्रेशन का अकाउंटिंग आप समझती हो, हर साल आपका डिप्रेशन अकाउंट एटीपी करना पड़ेगा, या फिर आपका इस तरीके से करेंगे डिप्रेशन पीएल अकाउंट में जाएगा, राइट। अब आते बच्चे कंपोनेंट अकाउंटिंग पे। अब क्या आता है बच्चे कंपोनेंट अकाउंटिंग। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें आपका 3 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे हमने बताया एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको आगे बताएंगे बच्चे रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है, ये कंपोनेंट वाला, ये तीनों क्या है आपका इंपॉर्टेंट है। एक और आपका छोटा सा पॉइंट है कंपोनेंट वाला बताता हूँ, उसके 4 पॉइंट बच्चे रिलेवेंट है, बस यही 4 पॉइंट पढ़ के जाओगे उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका पढ़ना तो पूरा है। कंपोनेंट अकाउंटिंग कल ही बताया था बच्चे, क्या होता है कि हम आपका जब एसेट को सिग्निफिकेंट पार्ट में अगर बांटते हैं राइट, उसका लाइफ अलग अलग होना चाहिए। आपका पार्ट ऑफ पीपी विच हैज द सिग्निफिकेंट कॉस्ट शुड बी डिप्रिसिएटेड सेपरेटली। देखो बच्चे क्या है कि आपका इसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग में क्या है कि बच्चे आपका कोई भी ऐसे, जैसे मैंने बताया था कल, आपका कार है या फिर आपका एयरक्राफ्ट का इंजन है, एयरक्राफ्ट का लाइफ अलग होता है रिमेनिंग का, और आपका इंजन का लाइफ अलग होता है। ऐसे कार है, कार का इंजन का अलग होगा, रिमेनिंग पार्ट का अलग होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चे आपका सेपरेटली उसको डिप्रिशिएट करना है। एक का लाइफ, इंजन का लाइफ आपका 10 साल है, पीछे मेन आपका रिमेनिंग बॉडी है उसका लाइफ 20 साल है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपोनेंट अकाउंटिंग आपका अलाउड है, ठीक है। तो इंजन ने कार, एयरक्राफ्ट आपका टर्बाइन आपका जो है ना मशीन, इंटीरियर का वाल ऑफ द बच्चे आपका बिल्डिंग, रूफ ऑफ द बिल्डिंग, मेजर आपका इंस्पेक्शन और ओवरऑल खर्चा, ठीक है। ये सब क्या बच्चे अलग अलग इशू करना है। इफ पार्ट हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट, अगर बच्चे आपका पार्ट का सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, हैज सेम यूजफुल लाइफ, सेम आपका यूजफुल लाइफ है एज द सेम ऑफ पीपी, देन नो नीड टू डिप्रिशिएट इट सेपरेटली। समझ गए बच्चे, अगर पार्ट का अभी का बच्चे क्या है सेम यूजफुल लाइफ, तो अलग से कर क्या फायदा, दोनों का अगर सेम ही है, ठीक है, वो भी 15 साल पीछे वाला, तो बात तो डिप्रिशिएशन पहले तो यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको आ जाते हैं बच्चे आपके एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे कार है, आपका कॉस्टिंग कितना है, आपका 30 लाख है। कॉस्ट ऑफ इंजन, इंजन का कॉस्ट कितना है बच्चे 10 लाख है, इंजन का कॉस्ट कितना है आपका 10 लाख। यूजफुल लाइफ हमने ले लिया बच्चे कार का 20 साल, यूजफुल लाइफ बच्चे आपका इंजन का ले लिया 10 साल, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन बच्चे आपको देखो, आपका कार पे कितना आएगा आपका, हमने इसको कितना मार बच्चे आपका 30 लाख माइनस आपका बच्चे 10 लाख हो जाएगा। क्यों, ये बच्चे उसका कॉस्ट है ना, ये देखो बच्चे आपका कॉस्ट ऑफ इंजन हटा दिया, राइट। 20 लाख पे ही आपका कार पे डिप्रिशिएशन लगेगा ना 20 साल, 1 लाख डिप्रिशिएशन और इंजन बचे 10 लाख डिवाइड में ये भी आपको कितना हो गया, आपका 1 लाख हो गया। अब देखो कैरिंग अमाउंट ऑफ कार और फर्स्ट ईयर के एंड में आपको कार का कैरिंग अमाउंट कितना होगा बच्चे, इंजन आपका 1 लाख का था, हमने आपका डिप्रिशिएट किया 10,000, और आपका अदर पार्ट आपका बच्चे 2 लाख का था, ये था 20 लाख, इसमें से हमने बच्चे आपका डिप्रिशिएट किया कितना बच्चे आपका 1 लाख। समझ में आया, ये कार का ये बच्चे आपका कार का हो गया और ये बच्चे इंजन का हो गया, ठीक है। बस ये डिप्रेशन माइनस कर दोगे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पार्ट का अगर सिग्निफिकेंट बच्चे आपका कॉस्ट है इज रिप्लेस्ड, अगर कोई भी आपको बच्चे पार्ट को सिग्निफिकेंट आपका रिप्लेस करते हैं, देन कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट इज एडेड
जो आपका कॉस्ट का न्यू पार्ट होगा, बच्चे आपका न्यू पार्ट का जो कॉस्ट होगा ओवरहेड होगा टू कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपी एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड पार्ट इज डी रिकॉग्नाइज फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ द पीपी। ये समझे क्या है? दैट इज न्यू कैरिंग अमाउंट। आपका न्यू, जब आप एक पार्ट को रिप्लेस करेंगे, आपका इंजन को रिप्लेस करेंगे, तो उस इंजन के जो कॉस्ट है उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना, न्यू इंजन के जो कॉस्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सिंपल है, वही है कहानी, ठीक है। आपका उस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपका रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो न्यू आपका कैरिंग अमाउंट और पीपी। बच्चे आप बताइएगा कि स्पीड तो ज़्यादा नहीं है, सभी को समझ में आ रहा? स्वाति बच्चे समझ में आ रहा? सोना नहीं है, हाँ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो आपका बच्चे यहाँ पे क्या है कि आपका न्यू कैरिंग अमाउंट, न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी कैसे निकालो बच्चे? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी ऑफ द पार्ट जो रिप्लेस किया उसका, ठीक है, उसका पार्ट ले लो, ठीक है, प्लस बच्चे आपका कॉस्ट ऑफ न्यू, आपका जो है ना न्यू आपका पार्ट, ये आपका कॉस्ट निकालोगे, और माइनस बच्चे कैरिंग अमाउंट ऑफ द ओल्ड पार्ट, रिप्लेस पार्ट वाला है ना, ओल्ड वाला का, उसको आपको माइनस करोगे। यानी कुछ नहीं बच्चे, जो हमारा वो बचा हुआ न्यू आपका बचा हुआ बच्चे पीपी रिमेनिंग आपका जो रिप्लेस किया है, ठीक है, आपका कैरिंग अमाउंट उसका रिप्लेस पार्ट रिप्लेसमेंट डेट पे निकाल दो, उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, ठीक है, प्लस न्यू वाला जोड़ दो और पुराने वाला का जो भी कॉस्ट है उसको हटा दो, ठीक है। एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आएगा। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द अब बच्चे ओल्ड पार्ट और रिप्लेसमेंट डेट अगर उस दिन आपका नहीं दिया हुआ तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है, कि आपका जो बेसिकली क्या है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ रिप्लेस का जो आपका पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं उसका कैरिंग अमाउंट नहीं पता, तब क्या करोगे? तो बोला हुआ क्या कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जुगाड़ लगा के, ठीक है, कि आपका ये मान लो हमारे को ये पार्ट आपका 5 साल आपका लाइफ हो गया, 5 ईयर्स बाद आपको कोई हमारा 1 लाख का यहाँ वैल्यू था, ठीक है, यहाँ पे हम उसको आपका चेंज कर, राइट। तो ये वाला हमको पार्ट नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे तो अब क्या करेंगे, अजूम क्या करेंगे बच्चे, 5 ईयर्स बाद जो आपका कोई भी न्यू पार्ट का मशीनरी यहाँ पे मान लो 2 लाख मिल रहा था, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे बाद आपका मान लेता हूँ 1.5 लाख, ठीक है, पहले 1 लाख से तो अब 1.5 लाख मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, 1.5 लाख जो है इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू लेकर चलेंगे, आपको यही मान लेंगे क्या, यही आपका कॉस्ट ऑफ, और फिर यहाँ से यहाँ तक का मान लो 3 साल बाद हम चेंज करें इसको, तो 3 साल बाद का 3 साल का डेप्रिसिएशन चेंज कर वो कर देंगे, 3 साल का डेप्रिसिएशन बच्चे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, देखो तो ऑटोमेटिक उस पार्ट का बन जाएगा ना, निकल जाएगा। तो आपका ये देखो पहले आपका क्वेश्चन आपका इस पे, ठीक है, इस पे क्या है क्वेश्चन है, ओके। सो देखिए बच्चे, आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगेगा, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कि आपका कभी भी अगर मान लो हम जिस पार्ट का रिप्लेस कर रहे हैं उसका आपका लाइव वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करोगे, आपका जिस पार्ट का बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे लेते हैं बच्चे, आपका एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इससे, ठीक है, आपका एग्जांपल से समझने की कोशिश करते क्या है। एग्जांपल क्या है बच्चे, यहाँ पे देखो आपका 20 ईयर्स इधर आपका लाइफ है, ठीक है, 20 ईयर्स आपका इसका लाइफ है, एसेट्स का आपका कार है, इसका लाइफ 20 ईयर्स, राइट। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आपका ये इसमें एक कार है, इसमें इंजन है, इंजन का बच्चे लाइफ आपका लेट्स सपोज आपका 10 साल है, तो 5 ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है, 5 ईयर्स आपका लाइफ है, ठीक है। अब इसका आपका जो टोटल आपका कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ कार, टोटल कॉस्ट ऑफ कार का बच्चे टोटल कॉस्ट कितना है, लेट्स सपोज आपका 30 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे निकालना है बच्चे क्या है, आपका ये 5 ईयर्स बाद आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे बच्चे, आपका इसमें से देखेंगे इसका कॉस्ट कितना है, इसका आपका इंजन का रिमेनिंग पार्ट का कॉस्ट कितना है, कार में 2 पार्ट है ना, और इंजन का कॉस्ट कितना है, दोनों का निकालेंगे, दोनों का आपका डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलेगा, कंपोनेंट अकाउंटिंग इसी को तो बोलते हैं, राइट। तो जो आपका इसका कॉस्ट होगा उस पर 20 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, जो फॉर एग्जांपल आपका कार का कॉस्ट है उस पर 20 ईयर्स से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो इंजन का कॉस्ट है उस पर आपका 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, ये तो समझ में आता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या हुआ, 5 ईयर्स पे हमको आपको कार को रिप्लेस करना है, ये सॉरी इंजन को आपका 5 ईयर्स बाद रिप्लेस करना पड़ेगा ना, राइट। तो हम मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट आपका लेट सपोज अभी अज्यूम करते हैं, कुछ भी नहीं बच्चे, आपका यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कैरिंग अमाउंट ऑफ बच्चे रिमेनिंग पार्ट जो कार का है इसका मान लेते हैं, लेट सपोज कुछ भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चे, मान लो आप जो भी मान लो, आपको मान लेते हैं 18 लाख, इसमें कोई बात नहीं, आपका 18 लाख, कोई आपका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमने नॉर्मली भी मान लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है, 18 लाख। इंजन का
अच्छा इंजन का अभी यहाँ पे बच्चे 5 ईयर्स बाद जब रिप्लेस कर रहे हैं तो न्यू कॉस्ट उसका आपका न्यू कॉस्ट बच्चे कितना है, न्यू परचेज कॉस्ट ऑफ आपका इंजन, परचेज कॉस्ट ऑफ इंजन बच्चे 5 लाख, ठीक है 5 लाख इसका, ठीक है 5 लाख का इंजन का आपका कैरी कॉस्ट, ठीक है न्यू परचेज कॉस्ट है 5th ईयर के एंड में, 5th ईयर में जब रिप्लेस करने जाएंगे ना बच्चे 5th ईयर में, राइट, तो आपका 5th ईयर के एंड में, राइट, तो वहाँ पे 5 लाख। अब क्या होगा बताओ, तो यहाँ पे मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे तो आपको बताएंगे 18 लाख, ठीक है राइट, ये तो आपका है। अब क्या करेंगे, पीपी का टोटल कॉस्ट आपका दोनों को हम निकालते हैं ना, कि आपका इसका और प्लस आपका इसका दोनों कॉस्ट जोड़ोगे तो टोटल पीपी का कॉस्ट आएगा 5th ईयर के एंड में। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इस पॉइंट पे पहले आपका न्यू जो अब आपका पुराना ओल्ड इंजन आपका चेंज कर रहा है, इसका आपका यहाँ पे वैल्यू पता है क्या, पता है क्या, बिकॉज उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और न्यू कॉस्ट जो हमारा इंजन का आया है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यानी बेसिकली क्या करते हैं, न्यू आपका पीपी का कॉस्ट 5th ईयर के एंड में क्या होगा, पीपी का कॉस्ट आप निकालोगे तो आपका इसका जो कैरिंग अमाउंट होगा बच्चे, पीपी का कैरिंग अमाउंट आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी, ठीक है, मैं आपको ठीक से लिखता हूँ बच्चे, अच्छे से लिखता हूँ, थोड़ा सॉल्यूशन बुक में तो ढंग से लिखा हुआ है बट आपको मैं आपकी अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी कितना होगा, सभी आदमी बताएंगे बच्चे कितना होगा यहाँ पे, यस स्वाति फटाफट बताइए क्या होगा यहाँ पे बच्चे, आपका कैरिंग अमाउंट आपका पीपी का कितना होगा, आपका 18 लाख तो होगा ही, उसमें डिप्रेशन अगर माइंड के मान चलते हैं वो आपका कैरिंग अमाउंट है, ठीक है 18 लाख प्लस 5 लाख न्यू आपका जो कॉस्ट है इंजन का कॉस्ट आपका ऐड होगा, ठीक है, ये तो आपका ऐड होगा ना, और ये आपका हमने रिकॉर्डाइज किया, और जो पुराने आपका इंजन का जो ही यहाँ पे आपका बच्चे वैल्यू बचा हुआ है उसको डी रिकॉर्डाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, डी रिकॉर्डाइज करना पड़ेगा, उसका तो पता ही नहीं है बच्चे, उसका तो पता ही नहीं है, तो क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो 5 लाख का न्यू का आज का, ठीक है ध्यान सुनो बच्चे, ये आपका 5th ईयर में ना, इसको आपको प्रेजेंट वैल्यू लेके चलोगे यहाँ पे, कहाँ पे लेके चलोगे, बिगनिंग में, ठीक है, और यहाँ से आपका सुनिए, यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, इसमें आपका 5 साल का डिप्रेशन माइनस करेंगे, ठीक है 5th ईयर का डिप्रेशन माइनस करेंगे, राइट, और उसके बाद में फिर देखेंगे वही आपका क्या होगा बच्चे, आज के डेट में कॉस्ट होगा उतना डी रिकॉग्नाइज करने, ये जुगाड़ है, ये क्या है जुगाड़ है बच्चे, पुराने इंजन का आपको कॉस्ट नहीं पता है, राइट, तो एग्जाम्पल से देखो हमने लिखा हुआ है, कब मैंने ये आपको बताया है बच्चे आपका इस पॉइंट पे, कब कि इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, जो आपका ओल्ड पार्ट है जो रिप्लेसमेंट कर रहा है, रिप्लेसमेंट डेट पे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, रिप्लेसमेंट डेट पे अगर दिया हुआ है तो हमने बता रखा है कि बिल्कुल आपका सिंपल है, ये एक एग्जाम्पल आपको बताया ना कि आपका रिप्लेसमेंट पहला आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि कार आपने 30 लाख का खरीदा जिसमें से कॉस्ट इंजन का आपका 10 लाख है, यूजफुल लाइफ कितना है बच्चे आपका 20 ईयर्स है, राइट, आपका 20 ईयर्स कार का है और आपका इंजन का 10 ईयर्स है, राइट, तो डिप्रेशन कैसे लगाओगे बच्चे, डिप्रेशिएशन आपका जो डिप्रेशिएशन होगा इस पे कार पे, राइट, ऐसे निकाल दोगे, आपका 30 लाख माइनस 10 लाख तो इंजन का, तो इंजन का कॉस्ट हटा देंगे, राइट, तो इसमें 20 लाख 1 लाख रुपये पर लग गया, कार पे लगेगा बच्चे कितना, आपका इसका 10 लाख है डिवाइड में 10 ईयर्स, राइट, 1 लाख रुपये लगेगा, तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ बच्चे आपका कार कितना होगा फर्स्ट सेकेंड में बच्चे इंजन का, और अदर का बच्चे आपका ये 10 लाख था, इसमें से 1 लाख आपका चला जाएगा इंजन वाला, और इसका 20 लाख था, इसमें चला गया 28 लाख, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब आपका इफ पार्ट हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट, आपका कोई भी पार्ट बच्चे रिप्लेस कर दो, राइट, तो वहाँ पे न्यू जो आपका है ना बच्चे न्यू पार्ट, राइट, उसको कैरिंग अमाउंट आपका बच्चे वो कर दोगे, न्यू आपका ऐड करोगे, पुराने वाले को माइनस कर दोगे, ओल्ड पार्ट आपका डी रिकॉग्नाइज करोगे, और आपका कैरिंग अमाउंट जो ओल्ड वाले पार्ट का जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, ओल्ड वाले पार्ट का जो कॉस्ट होगा उसको हम कैरिंग अमाउंट उसको आपको माइनस कर देंगे और आपका न्यू वाले को रिप्लेस करेंगे। क्वेश्चन से करेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। एक और पॉइंट बताता हूँ, जब आपको कैरिंग अमाउंट ओल्ड पार्ट का नहीं दिया हो, डी रिकॉग्नाइज तो करना ही नहीं दिया हो, तो मैंने आपको बताया था क्या, पहले आपका न्यू पार्ट जो आपका जितना रिप्लेस कर रहे हो बच्चे उसका तो आपका न्यू कॉस्ट तो पता होगा ना, यस ले लो, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो आज से, इंस्टॉलेशन जब तक ओल्ड मशीन जब से मिलाए थे बच्चे वहाँ तक का 5 साल मान लो पहले हमने लगाया था ओल्ड मशीन, तो 5 साल पहले उसको जाओ मान के चलेंगे ना कि 10% आपका रेट दिया रहेगा कि इसी रेट से अगर आपका यही तो है ना बच्चे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, हम मान के चलेंगे बच्चे वहाँ तक आपका बिगनिंग 5th ईयर के एंड में आपका वैल्यू क्या होता है, 5 साल पीछे जाओ, ठीक है, वहाँ पे निकालो, राइट, और उस पर आपको मान लो वही कॉस्ट था, उसी वही मान लेना ओल्ड पार्ट का कॉस्ट था, राइट, और उसको आपका आज तक का डिप्रेशन निकालना, जिस दिन रिप्लेस कर रहे हो वहाँ तक का डिप्रेशन निकालना, राइट, वो डिप्रेशन निकाल लेना, राइट, और ज्यूमिंग मानना क्या बच्चे आपका यूजफुल लाइफ ऑफ द आपका जो रिमेनिंग पार्ट है सेम एज ए पीपी, ठीक है, आपका ये मान के चलना कि आपका क्या है यूजफुल लाइफ आपका जो आपका पार्ट है बच्चे, आपका जो पार्ट है जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उसका पीपी के लाइफ मानना, ठीक है, जितना लाइफ आपका पीपी का है नॉर्मल लाइफ आपका वही मानना, ठीक है, और उसके बाद में क्या करना उसको बस उसको आपका ओल्ड वाला पार्ट जितना उस दिन बचा वो रिप्लेसमेंट डेट उसको माइनस कर देना, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया हुआ कि कार परचेज ऑफ 20 लाख, ध्यान सुनो
20 लाख हमने कार परचेज किया, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। इंजन आपका रिप्लेस किया कार में आफ्टर 3 ईयर्स बाद, 3 साल बाद हमने इंजन रिप्लेस किया। अब आपका इंजन का लाइफ यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपका नहीं दिया होता, क्या मानेंगे बच्चे? यूजफुल लाइफ जो आपका पीपी का होल आपका पीपी का है ना 10 ईयर्स, राइट, वही मान लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ न्यू इंजन आपका 2 लाख का पड़ा, ठीक है, डिस्काउंटेड में 10%। क्या करोगे बच्चे? देखो वहीं पर इसी में हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो आपका हमारे वाले पुराने वाले इंजन का हमको नहीं पता है, ठीक है, तो क्या करेंगे? पुराने वाले ये आपका राइट, यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं फंड में हम चेंज कर रहे हैं। 2 लाख 3 साल बाद आपको रिप्लेस कर रहे हैं, 3 साल पहले आपका आज देख लेंगे, बस 3 साल पीछे चले जाएंगे, इसका कॉस्ट क्या रहा होगा मान लेते हैं ना। यस आपका, तो हम क्या करेंगे? 3 साल पहले चले जाएंगे, तो रिप्लेसमेंट डेट पे देखो आपका हमने क्या निकाल दिया, जो 20 लाख है इसमें से बच्चे आपका 20 लाख में से आपका मान लेंगे ना कि 20 लाख आपका जो कार वाला है रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है, उसका तो 14 लाख ही करेंगे और कोई दिक्कत नहीं रिप्लेसमेंट डेट पे। अब ओल्ड इंजन का रिप्लेसमेंट डेट पे निकालते हैं बच्चे, आपका कॉस्ट ऑफ ओल्ड आपका जो इंजन है, ठीक है, ये कितना है बच्चे? 2 लाख का बजट वैल्यू निकालिए ना कि आपका ओल्ड इंजन का कॉस्ट क्या होगा आपका शुरू में बिगनिंग में बच्चे 1,50,200 होगा, ठीक है। अब मान के चलेंगे इसका भी लाइफ 20 ईयर्स है, ये आपका मान के चलेंगे, ठीक है, अज्यूम कर लेंगे। और बस इसके आपका 3 साल का इसमें आप करेंगे वो निकाल देंगे, ठीक है, ये 10 साल है ना आपका, 10 साल आपका डिवाइड वो करके 3 साल का आपका डिप्रेशन माइनस कर देंगे, ठीक है, ये 3 साल आपका हो चुका है, उसका चेंज कर दें, राइट, तो कैरिंग अमाउंट ये है, राइट। तो इतना हम उसमें से माइनस कर देंगे, यानी बेसिकली 2 लाख आपका रिकॉग्नाइज करेंगे, 2 लाख जोड़ देंगे और इतना क्या करेंगे? ये ओल्ड का मानेंगे कि आपका न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ आपका आफ्टर 3 ईयर्स बाद कितना बचे? 14 लाख प्लस देखो बच्चे आपका 2 लाख न्यू वाला और आपको ओल्ड वाला माइनस कर दिया, हमने ओल्ड वाला माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब आपका क्या है बच्चे? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी एट ईच बैलेंस शीट डेट पे आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कैसे होगा? देखो पीपी आपका होगा विल बी आपका शो एट आपका किस पे शो करना है? आपका आइदर कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल में। सब्सिक्वेंट की बात कर रहा हूँ, इनिशियल तो हमने सारे पॉइंट कर लिए, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट की बात करें बच्चे, या तो आपको पीपी को किस पे दिखाओगे? या तो कॉस्ट मॉडल पे या फिर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे आपका ये आपका दिखा सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी चूज करोगे, जैसे कॉस्ट या आपका रिवैल्यूएशन मॉडल, राइट, आपको इंटायर क्लास ऑफ आपका पीपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंटायर क्लास ऑफ पीपी का मतलब क्या बच्चे? आपका इट मींस व्हाट? अब ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग द आपका सेम नेचर, आपका सेम आपका सिमिलर बच्चे नेचर और यूज, राइट, जिसका यूज और नेचर क्या है बच्चे? सेम है। फॉर एग्जांपल आपका बिल्डिंग, अब बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे पास जितने भी बिल्डिंग है, आपको ये नहीं कि ऑफिस का आपका नेचर यूज उसका अलग है। फैक्ट्री में आपका जितना भी बिल्डिंग है मशीनरी, तो फैक्ट्री में जितने मशीनरी बच्चे सबका यूज और आपका नेचर सेम है, राइट, तो उसको आपका उस सभी पे आपका रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर मान लो आपका कंप्यूटर आपका मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की बात करते हैं, तो फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे पास 5 बिल्डिंग है, तो सभी फैक्ट्री बिल्डिंग पर अप्लाई करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन मॉडल, राइट। दूसरा ऑफिस बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं बच्चे, वो आपका उसमें नहीं जाएगा। आपका सेम क्लास आपका सेम, बिकॉज उसका नेचर भी सेम होना, बेसिकली उसका नेचर और यूज सेम होना चाहिए, दोनों 2 प्रकार के यूज हो रहा है, इसलिए आपको वहाँ पे होने जाएगा, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन आपका मॉडल अप्लाई कर रहे हो, तो ये नहीं कि सारे एसेट पर अप्लाई करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ एसेट पे जो सिमिलर नेचर का है उससे बच्चे क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट मॉडल आपका देखो बच्चे, आपका कॉस्ट आपका मॉडल क्या बताता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। कॉस्ट आपका कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे एज पर कॉस्ट मॉडल? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन माइनस एक्यूमुलेटेड आपका इम्पेयरमेंट लॉस, राइट, ये हम आपका इम्पेयरमेंट लॉस आपका अलग से आपका एक सेपरेट इंडेक्स है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं बच्चे रिवैल्यूएशन मॉडल पे, हमने कंप्लीट कर लिया, अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे आते हैं, ठीक है बच्चे। रिवैल्यूएशन मॉडल आपका क्या है बच्चे? आप कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे? कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ बच्चे रिवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू डेट ऑफ आपका उससे निकाल लोगे, रिवैल्यूएशन पे निकाल लोगे। फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे? आपका रिवैल्यूएशन डेट पे निकालोगे। और डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस आपका रिवैल्यूड अमाउंट इन फ्यूचर, यानी बेसिकली क्या डिप्रेशन किस पे चार्ज करोगे? देखो आपका कैरिंग अमाउंट तो सिंपल है, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है, वो आपका हो गया। और आपका बच्चे डिप्रेशन आपका जो आपका रिवैल्यूड अमाउंट होगा ना उस पर आपका डिप्रेशन चार्ज करना, ठीक है, फ्यूचर में उसी वैल्यू पे चार्ज होगा। आपका अकाउंटिंग इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन पीपी कैसे करोगे? इफ देखो पहला पॉइंट, अगर आपका बच्चे अपने पीपी पे डिप्रेशन आपका डायरेक्टली चार्ज करते हो, राइट, आपका दैट इज आपका तो सिंपल डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, डिप्रेशन पीपी उसमें चला जाएगा पीएल अकाउंट में। अगर आपने आपका इट मींस व्हाट? पीपी आपका जो है नेट कैरिंग अमाउंट पे दिखेगा जनरल एंट्री। आपको देखो रिवैल्यूएशन मॉडल में अगर आपका 2 तरीका है, ठीक है, कि पहला पॉइंट क्या डिप्रेशिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, राइट, तो ग्रॉस बेसिस है, एक नेट बेसिस है, ठीक है, एक ग्रॉस बेसिस है, एक नेट बेसिस है, यानी आपका क्या कि रिवैल्यूएशन अगर गेन लॉस हुआ है, आपके एग्जांपल से देखो आपका रिवैल्यूएशन कर दियो, राइट, तो अगर रिवैल्यूएशन गेन है, राइट, आपका रिवैल्यूएशन गेन है, राइट, तो एंट्री क्या करोगे? पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, ये एंट्री करो ना, जितना पीपी बढ़ गया, ठीक है, जितना का पीपी बढ़ गया, मान लो पहले इसे 1 लाख था, अब 1,20,000 होगा, राइट, तो 20,000 से भी एंट्री बुक कर सकते हो, राइट। आपका क्या कर सकते हो बच्चे? आपका 20,000 से नेट एंट्री आपका बुक करते हो, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू आपका रिवैल्यूएशन गेन, समझ में आ रहा है बच्चे? ये सिंपल आपका एंट्री कर दो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दूसरा क्या बच्चे? आपका
जर्नल एंट्री कर सकते हो क्या, इफ देयर इज आपका रिवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस होता है बच्चे आपका एंट्री ये करोगे, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका पीपी, राइट। ये आपका बिल्कुल आपका सिंपल है। अब ये एनसीए आपका फेयर वैल्यू क्या है बच्चे, आपको बताता हूँ, ठीक है। ये नेट कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। देखो ये आपका ये एनसीए का मतलब क्या है बच्चे, आपका ध्यान सुनो बच्चे, आपका ये नेट कैरिंग अमाउंट है, मींस आपका इट वाज व्हाट, आपका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस बच्चे आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर, ये क्या जाता है नेट कैरिंग अमाउंट, ठीक है। इफ आपका इफ क्या बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज मेड इंस्टीड ऑफ द बच्चे क्या चार्ज आपका चार्जिंग डेप्रिसिएशन, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे, इट मींस व्हाट, आपका जो पीपी है बुक्स में आप ग्रॉस अमाउंट पे दिखाओ, आपका दिखा रहा है ना, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको लायबिलिटी में दिखाओ, राइट। तो यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा बच्चे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी बेसिकली माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट कैरिंग अमाउंट। और यहाँ पे मेथड फॉर आपका आपका जो है ना अकाउंटिंग करने का जो आपका चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा आपका। अगर आपने बुक्स में आपका इस तरीका से दिखाते हो, राइट, इस तरीका से अकाउंटिंग करते हो, राइट, तो फिर क्या होगा, मेथड आपका दो मेथड है आपका रिवैल्यूएशन का, ठीक है। पहला आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड और दूसरा प्रोपोर्शनेटली एडजस्टमेंट मेथड, ठीक है। आपका प्रोपोर्शनेटली एडजस्टमेंट मेथड क्वेश्चन में नहीं बोला तो दोनों मेथड से निकालना, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन आने का नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आएगा तो आपका बता देना, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होगा आपका उसमें से इट मींस व्हाट, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एलिमिनेटेड देन नेट कैरिंग अमाउंट आपका शैल बी इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। ये समझे क्या, नहीं समझे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है। इसमें से आपको डेप्रिसिएशन को आपका हटाना है, ठीक है, आपका हटाना है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट यानी आपका हटाने को क्या करेंगे बच्चे, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी, राइट। और फिर उसका में आपका इंक्रीज डिक्रीज उस पर नेट अमाउंट पे देखोगे, राइट, उस पर आपका नेट अमाउंट पे देखोगे। अगर बच्चे आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चे आपको वो है प्रोपोर्शन, पहले तो ये पॉइंट बता दो, ठीक है, उस पर आप देख लोगे, राइट, नेट प्रॉफिट लॉस, राइट। और दूसरा बच्चे आपका ये दूसरा है प्रोपोर्शनली एडजस्टमेंट, ये क्या है कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वैसे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। आपका फिर आपका देखेंगे तब रिवैल्यूएशन का लास्ट पॉइंट है और एक डिरेकोगनिशन का, तो 2 ही 3 पॉइंट है बस, खत्म है आपका इंडेक्स आपका खत्म है। देखो 2-3 ही पॉइंट बचा हुआ है, इसके बाद आपका इंडेक्स आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। जाओ बाबू जाओ, इसमें रख लो, इसमें रख लो, बाबू रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, जाओ तुम मम्मा को चलो चलो, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है बाबू, फटाफट जाओ। तो ये देखो क्या है, पहले रिवैल्यूएशन का मैं आपको बताता हूँ क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं, ठीक है। कि आपका यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका रिवैल्यूएशन मॉडल में आपका पहला पॉइंट बताता हूँ क्या, कि अगर आपने डेप्रिसिएशन नॉर्मली चार्ज करते हो, ठीक है, आपका फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का एसेट है, देखो 1 लाख का एसेट है, इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, डेप्री 10%, राइट। और इसका वैल्यू आज के डेट में 1,20,000 होगा, राइट, आपका 1,20,000 होगा, राइट। तो पहले डेप्री चार्ज कर दोगे, ठीक है, आपका 90,000 बचा, 90,000 में 1,20,000 होगा, तीसरा रिवैल्यूएशन गेन आपको बुक कर लो, सिंपल, आपका ये पॉइंट आपका सिंपल है, ठीक है। अगर लॉस हो गया, ठीक है, तो आपका रिवैल्यूएशन लॉस बुक कर लो, आपका ये बिल्कुल आपका क्या है, आपका सिंपल है, कोई आपका दिक्कत नहीं है, ठीक है। कि आपका गेन लॉस का नेट अमाउंट जो बचेगा, ठीक है, उस पर इंक्रीज डिक्रीज आपका देख लेना, ये आपका 90,000 है, इससे आपका अब देख लेना मार्केट में वैल्यू कितना हो गया, 1,20,000, राइट, 30,000 आपका गेन बुक कर लेना, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपका। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। ये क्या बच्चे आपका पहला पॉइंट है सिंपल, आपका गेन का रिवैल्यूएशन गेन का आपका पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, लॉस हो रहा है बच्चे आपका एंट्री होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेसिस चला, ठीक है, प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो तरीके से चार्ज करते हो ना बच्चे, एक तो हो गया डायरेक्टली आपका हर साल आपका चार्जिंग खत्म की, एक होता है कि आपका लायबिलिटी बुक करते हो, यानी आपका प्रोविजन ये अमाउंट ग्रॉस अमाउंट में ही रखे रहते हो बच्चे, ऐसे तो ग्रॉस अमाउंट में दिखाते हो ना, और आपका डेप्टी अलग से बुक करते हो, लायबिलिटी साइड बुक करते हो, ठीक है, आपका प्रोविजन में लायबिलिटी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाते हो, राइट। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते बच्चे, आपका ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, राइट। तो इसमें से आपका ग्रॉस आपका नेट कैरिंग अमाउंट कैसे होगा बच्चे, आपका नेट कैरिंग अमाउंट पूछे कि आज के दिन में नेट कैरिंग अमाउंट कितना है, तो आपका सिंपल ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस आपका जो पीपी का है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना है उतना माइनस कर दो, प्रोविजन फॉर वो है उतना माइनस करके, ठीक है। अब बच्चे आपका बात करते हैं क्या, आपका यहाँ पे डिवैल्यूएशन आपका अगर करना है बच्चे, आपका मेथड फॉर आपका अकाउंटिंग फॉर डिवैल्यूएशन ऑफ पीपी, ठीक है। अब 2 मेथड हमारे पास हो गया,
बच्चे आपका 2 मेथड होगा ना डिप्रेशन चार्ज करने का। एक आपका नेट जो नेट मेथड यानी डायरेक्टली आपने उससे चार्ज कर दिया, आपका सीधा उसमें हटा दोगे, और आपका दूसरा हो गया आपका प्रोविजन फॉर डिप्रेशन, ठीक है राइट। तो ये ग्रॉस मेथड हो गया, ठीक है। तो आपका नेट आपका ये क्या करना है, आपका इसमें बच्चे आपका इसमें नेट कैरिंग अमाउंट आपको कैसे निकालो, ग्रॉस में से आपका ये वाला हटा दोगे, ठीक है। अब देखो रिवैल्यूएशन करने का 2 मेथड है। रिवैल्यूएशन करने का बच्चे आपका 2 तरीका है, ठीक है। या तो बच्चे आपका नेट मेथड से चलो, यानी पहले आपका डिप्रेशिएशन हटा दो, ध्यान सुनो बच्चे, पहले डिप्रेशन हटा दो। अब डिप्रेशन का वो तो डिप्रेशन का आपको अमाउंट बताया कि आपका डिप्रेशन इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखना है, राइट। उसी का आपको एंट्री बताना है, ठीक है। अगर आपको पहला है एक्युमुलेटेड डिप्रेशिएशन है, ठीक है, आपका एक्युमुलेटेड डिप्रेशन, राइट, आपका उसको एलिमिनेट कर दो, और जो नेट अमाउंट आपका आ रहा है बच्चे उसमें इंक्रीज डिक्रीज देख लो। यही आपका पॉइंट अभी तक मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। उसी पॉइंट को आपका पूरा डिटेल में एक बार कि आपका डिप्रेशन हटा दो, और जो आपका नेट अमाउंट है बच्चे आपका रिवैल्यूएशन गेन लेस आपका वो प्रॉफिट और लॉस देख लो, ठीक है। अब आपका रिवैल्यूएशन गेन लॉस कैसे देखना बच्चे, नेट कैरिंग अमाउंट आपका इक्वल टू फेयर वैल्यू आप देख लेना ना कि हाँ मार्केट में आपका नेट कैरिंग अमाउंट कितना है बच्चे, आपका मान लो 1 लाख का वैल्यू है, 10 डिप्रेशन माइनस का नेट कैरिंग अमाउंट कितना है आपका 90,000, और आज के डेट में फेयर वैल्यू कितना हो गया 1,20,000, तीसरा रिवैल्यूएशन गेन हो जाए, राइट। पीपी अकाउंटेबल टू रिवैल्यूएशन गेन, अगर यही में आपका लॉस हो जाता तो आपका दूसरा 90 हो जाता, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, आपका रीएस्टेटमेंट अप्रोच, ठीक है। आपका दूसरा तरीका क्या है बच्चे, आपका रीएस्टेटमेंट अप्रोच, राइट। वहाँ पे पहले क्या था आपका इस तरीका से, अब यहाँ पे बोला जाएगा क्या, या फिर दूसरा तरीका से डिप्रेशन नहीं हटाते, ध्यान सुनो बच्चे। तो हम आपका ये जो आपका एंट्री करते हैं हम दोनों में बढ़ा देंगे ना, आपका जितना परसेंटेज से हमारा पीपी बढ़ रहा है, ठीक है, जितना परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, और जितना परसेंटेज से पीपी बढ़ रहा है उतना परसेंटेज से अगर डिप्रेशन बढ़ा देते तो बात बन जाएगी ना। देखो नहीं समझे, आपका एग्जाम्पल समझाता हूँ बच्चे। सबसे पहले क्या करना है, प्रोपोर्शनली एडजस्टमेंट मेथड इंक्रीज डिक्रीज का ये भी चलता है, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और आपका एक्युमुलेटेड डिफरेंस दोनों में प्रोपोर्शनली बढ़ा दो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिवैल्यूएशन का अमाउंट सेम आएगा। दोनों तरीका के एग्जांपल से देकर समझाता हूँ कि दोनों में कैसे सेम आएगा। पहले आपको कैलकुलेट गेन लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट गेन लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, राइट। तो फेयर वैल्यू माइनस आपका नेट कैरिंग अमाउंट डिवाइड बाय नेट कैरिंग अमाउंट, यानी आप परसेंटेज निकालोगे नेट कैरिंग अमाउंट कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ। फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख आपका, देखो हमने आपका एग्जांपल ले रखा है, आपका एग्जांपल क्या रखा है बच्चे, आपका उसका कॉस्ट 1 लाख है, डेप्टी अमाउंट आपका 20,000 है, 20,000 है, ठीक है, और आपका फेयर वैल्यू आपका 1,20,000। ध्यान सुनो बच्चे 1,20,000, राइट। तो आपका रिवैल्यूएशन गेन तो 20,000 होगा, एकदम बिल्कुल आपका सिंपल है। इसमें तो आपका 20,000 होगा 40,000 होगा, फटाफट बताओ 1 लाख में से आपका बच्चे कितना होगा रिवैल्यूएशन गेन लॉस, राइट। आपका एक्युमुलेटेड डिप्रेशन माइनस करोगे, राइट, आपका 80,000 आ गया, उसमें से डिप्रेशन आपका वो बढ़ाओगे कितना होगा 40,000 होगा, ठीक है। आपका रिवैल्यूएशन आपका 40,000 होगा, राइट। इतना समझ में आता है। अब देखो रिवैल्यूएशन आपका ये बच्चे आपका नेट भी आपका देखेंगे पहले मेथड के थ्रू, तो कुछ नहीं, मैंने बोला क्या नेट आपका निकालो, यानी आपका इसमें से माइनस करोगे 1 लाख माइनस बचा 20,000, आपका 80,000 इसका आपका इसके बेसिस पे देख लो कि हाँ आपका नेट कैरिंग अमाउंट इतना है और आपका फेयर वैल्यू कितना है बचे, आपका 1,20,000 बढ़ गया, ठीक है। 40,000 आपका सीधा रिवैल्यूएशन गेन बुक कर दो पहले अप्रोच में, सिंपल आपका ये, ठीक है। पहले अप्रोच में सीधा आपका डिप्रेशन अकाउंट डेबिट 20,000 होगा, 2 पीपी आपका 20,000 से कम हो गया, राइट। और दूसरा बचे आपका 80,000, आप कैरिंग अमाउंट आपका 80,000 है ना, अब आपका वैल्यू कितना हो गया, अब फेयर वैल्यू आपका 1,20,000, राइट। तो 1,20,000 में 40,000 रिवैल्यूएशन गेन होगा, यहाँ पे भी 40,000, ठीक है। और दूसरा मेथड देखो, यही हमने आपका एग्जांपल लिया, आप लोग लिख लीजिएगा एग्जांपल लिखना हो, ठीक है। तो आपका यही हमने लिया है, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे देखो आपका हमने कितना निकाला, 50% आपका इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 50%, राइट। तो 50% से क्या करो, कुछ नहीं बच्चे, आपका एंट्री क्या होगा, आपका यही एंट्री होता ना, आपका रिवैल्यूएशन गेन होगा। तो आपका प्रोविजन आपका एक्युमुलेटेड डिप्रेशन पीपी आपका जितना भी 1 लाख है उसको भी 50% बढ़ा दो। एक्युमुलेटेड आपका जो डिप्रेशिएशन है बच्चे आपका इसको भी आपका कितना 50% बढ़ा दो, और जो डिफरेंस आएगा बच्चे आपका देखो आपका 40,000 ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीका से भी आपका क्या होगा, इसका डिफरेंस निकालोगे बच्चे 1,50,000 हो गया, और ये एक्युमुलेटेड डिप्रेशन कितना होगा बच्चे बताओ, आपका ये 20,000 बढ़ाओगे 30,000 हो जाएगा, ये आपका 30,000 हो जाएगा ना। इसका आपका सीधा परसेंटेज आपको लेना है, ठीक है। उसमें आपका वो नहीं करना, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एक्युमुलेटेड डिप्रेशन का रिवैल्यूएशन गेन लॉस, राइट। एक्युमुलेटेड डिप्रेशन इतना है, इसका आपका परसेंटेज निकाल लो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आपका उसका हमने आपका डिप्रेशन निकाला, ठीक है। आपका देखो आपका ये डिफरेंस अमाउंट कितना गया आपका, ये आपका 40,000, यानी आपका ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना था बिना डिप्रेशन माइनस किए हुए 1 लाख। आपका एक्युमुलेटेड डिप्रेशिएशन इसका परसेंटेज हमने सेम आपका ये भी जितना था 20,000 उसको भी हमने सेम परसेंटेज बनाया, राइट। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन गेन आपका डिफरेंस आ जाएगा, ठीक, ग्रॉस बेसिस हो गया, ठीक है बच्चे। ये क्या होगा, ग्रॉस बेसिस हो गया, एंट्री ये होगा जो अभी बताएं वही आपका एंट्री होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा बच्चे, आपका दूसरा मेथड हो गया, यानी डिप्रेशिएशन में दोनों मेथड रिवैल्यूएशन गेन लॉस आपका निकालने का दोनों तरीका, ठीक है।
अब बच्चे रिवैल्यूएशन गेन लॉस हमने निकालिए कि कितना रिवैल्यूएशन होगा, कितना गेन होगा या लॉस होगा, राइट। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, गेन लॉस का आप ट्रीटमेंट क्या करोगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है। गेन लॉस निकाल लिया बच्चे, उसका हम आपको ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है बच्चे, देखो रिवैल्यूएशन गेन लॉस हुआ। अब फर्स्ट टाइम आपका ध्यान देना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। वही एग्जाम्पल हमने लिया है, आपका कैरिंग अमाउंट कितना बचे, आपका कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, ठीक है। 31 दिन को फेयर वैल्यू मान लो 1,20,000 होगा, 2 केस मानता हूँ, ठीक है। और आपका ये फर्स्ट टाइम, ध्यान सुनो बच्चे, पहली बार आपका रिवैल्यूएशन गेन लॉस होगा, फर्स्ट टाइम आपका रिवैल्यूएशन हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार रिवैल्यूएशन किया, राइट। अब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, कैरिंग अमाउंट मान लो आपका 1 लाख, ठीक है, कैरिंग अमाउंट मान लेते हैं बच्चे आपका 1 लाख है, कॉस्ट आपका 1 लाख है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको मान के चलते अभी आपका ये नीचे वाला नहीं है, आपका 1,20,000, राइट। तो 20,000 प्रॉफिट हुआ, यस। आपका पहली बार आपका 2 केस लेके चलते हैं, फेयर वैल्यू अगर आपका दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं ना, कि आपको समझ में आएगा। 80,000 और 1,20,000, ठीक है, राइट। तो क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस फर्स्ट टाइम बच्चे क्या होगा आपका, अगर आपका 1 लाख कैरिंग अमाउंट है, ठीक है, कॉस्ट है, इससे आपका फेयर वैल्यू अगर आपका 31 मार्च को हमने खरीदा था 1 लाख में, आज 31 मार्च को वैल्यू मान लो आपका डिप्रेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है, आपका 1,20,000 होगा, राइट। तो आपका क्या हुआ रिवैल्यूएशन, आपका ये जो भी आपका अमाउंट है 20,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे करोगे, आपका ओसीआई अकाउंट में जाएगा। अब ये ओसीआई में क्यों जाता है, ये थोड़ा हम आपको आगे चल के बताएंगे, जब हम आपका शेड्यूल थर्ड पढ़ाएंगे, बेसिकली आपका बैलेंस शीट पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे आपको बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका ये बेसिकली क्या होता है, ये समझ लो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम होता है। पीएल अकाउंट का 2 बच्चे हो गए, ठीक है, पीएल अकाउंट में मेन पार्ट हो गया और उसके बाद नीचे आपका ओसीआई अकाउंट होता है, ठीक है। यानी बेसिकली क्या है, नोशनल टाइप के गेन लॉस है, नोशनल टाइप के गेन लॉस है, ठीक है। एक्चुअल वाला मेन ऑपरेटिंग बिजनेस से आ रहा है वो तो पीएल अकाउंट में दिखाओ, और नोशनल टाइप के गेन लॉस है, ठीक है, जो एक्चुअल नहीं है अभी, ठीक है, रियलाइज वगैरह अनरियलाइज वाला पार्ट है, अनरियलाइज पार्ट है, उसको ज़्यादातर हम ओसीआई अकाउंट में डालते हैं, उसमें 6 सारे आइटम डालते हैं, वो हम आपको बताओगे, इसका बारे में थोड़ा बताएंगे जब हम आपका बैलेंस शीट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी आपका शेड्यूल थर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताएंगे डिटेल में, राइट। तो आपका ये प्लस हो गया, ठीक है, तो ये आपका ये पॉजिटिव आई मीन डिवैल्यूएशन आपका है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 20,000 आपको बच्चे उसी अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बच्चे आपका लॉस हुआ, अगर लॉस हो गया, पहली बार हमने आपका पहली बार खरीदे थे 1 लाख में, उसका 31 मार्च को वैल्यू आपका अगर 1,20,000 हो गया, ठीक है, तो 20,000 आपका पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 20,000 क्या होगा बच्चे, आपका पीएल अकाउंट में जाएगा, राइट, ये आपका यहाँ पे जाएगा। अगर आपका लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया फर्स्ट टाइम, तो बच्चे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट टाइम अगर आप मान लो कि फर्स्ट टाइम हमारा हुआ, क्या हुआ, कॉस्ट हमारा 1 लाख रुपए, लास्ट में सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चे, फेयर वैल्यू 1,20,000 हो गया, राइट। तो 20,000 का प्रॉफिट, राइट। तो फर्स्ट टाइम जब बुक करोगे प्रॉफिट तो कहाँ पे जाएगा, ये आपका ओसीआई अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपका रिवैल्यूएशन आपका पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, ये कहाँ पे जाएगा, आपका सरप्लस अकाउंट में ओसीआई में डालोगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट टाइम आपका बच्चे फर्स्ट टाइम में यहाँ लॉस हो गया तो पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, आपका पीएल अकाउंट डेबिट यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे सब्सिक्वेंट की बात कर रहा हूँ, पहली बार आपको प्रॉफिट हुआ था, आप यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे। अब ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, सब्सिक्वेंट आपका, अब हम जब खरीदे थे मान लो आपका पहली बार, ये सेकंड ईयर, ठीक है, पहली बार आपको देखना, जब सेकंड ईयर में जाओगे ना बच्चे, फर्स्ट टाइम देखना कि प्रीवियसली हमने क्या किया। अगर पहली बार आपका प्रॉफिट हुआ था बच्चे, फर्स्ट टाइम में अगर आपको प्रॉफिट हुआ था, राइट, तो आपका सेकंड टाइम भी आपका प्रॉफिट हो रहा है 2023 में, ठीक है। 22 में हमने मान लो खरीदा था, ठीक है, 23 में हमारा क्या हो रहा है, आपका फिर से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में जाएगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपका 1,20,000 था पहले, आप 40 हो गया। या दूसरा बड़ा केस लो, पिछले बार आपका 80,000 था, 20,000 में आपका उसमें डाला हुआ था, किसमें बच्चे, लॉस अकाउंट में डाला हुआ था, राइट। देखो प्रीवियसली बच्चे आपका करेंट ईयर में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और पिछले साल में लॉस था, ठीक है। अगर पिछले साल में बच्चे लॉस था 80,000 वाला किस था, ठीक है, और इस बार सीधा आपका 40,000 हो गया, राइट। तो पहले आपका 1 लाख आपका 20,000 है, 30,000 हो गया, ठीक है। तो पहले जितना आपने प्रीवियस ईयर में पीएल अकाउंट में डाले हुए थे, पहले उसको आपको बराबर करो, ठीक है, यानी उतना पहले क्रेडिट करना पड़ेगा पीएल अकाउंट में, और जो बैलेंस बचेगा वो आपका कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, आपको
पहले वाला 80 था पिछले बार में, कॉस्ट 1 लाख और आपका फेयर वैल्यू आपका 80,000, तो 20,000 आपने डेबिट किया था पीएल अकाउंट में, यस। अब आप क्या करोगे, इस साल में आपका 1,30,000 हो गया लेट्स सपोज, ठीक है। तो आपका 20,000 तो पहले पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में 30,000 कहाँ पे जाएगा, आप ओसीआई अकाउंट में जाएगा, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ईयर में देखो, पहले साल आपका करेंट ईयर में, बच्चे करेंट ईयर में क्या है, करेंट ईयर में आपका पिछले साल में देखो, पिछले अब दूसरी बार आपका आ रहे हैं, या तो करेंट ईयर में आपका प्रॉफिट होगा या करेंट ईयर में आपका मार्जिनल लॉस होगा, ठीक है। अब पिछले साल वाला देखो, प्रीवियसली क्या था, प्रीवियस में आपको आपने सरप्लस था, रिवैल्यूएशन था, राइट। तो अब करेंट ईयर में लॉस है, तो पहले जितना आपने सरप्लस था उसको आपको हटाना है, ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में 20,000 मान लो आपने क्रेडिट किए हुए, अब करेंट ईयर में 30,000 का नुकसान हो गया, राइट। तो 20 साल पहले रिवैल्यूएशन जो आपका गेन है उसको डेबिट करोगे और फिर 10,000 पीएल अकाउंट में डेबिट करोगे, ठीक है। दूसरा, अगर प्रीवियस में लॉस था, करेंट ईयर में भी लॉस है, तो और कोई बात नहीं, पीएल अकाउंट में जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। आपका सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट देखो, इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट देखो, ठीक है, आपका ये पॉइंट हो गया। अब आपका इसका लास्ट आपका सेकंड लास्ट पॉइंट है, ठीक है, क्या कि जो हमारे पास आपका ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या इसमें से हम आपको ओसीआई में से अभी तो आपका प्रॉफिट एक रियलाइज गेन नहीं है, ये क्या है, नोशनल गेन है, ठीक है। तो इसको हम आपका पीएल अकाउंट में ले जा सकते हैं क्या, प्रॉफिट लॉस रिटेन अर्निंग में ले जा सकते हैं क्या, कि हमारे पास बहुत सारा आपका पड़ा हुआ है, यस, थोड़ा बहुत आपका ले जा सकते हो। इन्होंने बोला क्या कि आपका थोड़ा सा क्या कर सकते हो, आप ले जा सकते हो कि आपका जब सेल कर लोगे तो उस समय तो पूरा ले जाओ, जो भी रिवैल्यूएशन गेन पड़ा हुआ उसको रिटर्न अर्निंग में ले जाओ, ठीक है, वो पीएल अकाउंट में नहीं जाता, डायरेक्टली कहाँ पे ले जाओगे, आपका रिटर्न अर्निंग में ले जाओगे, ठीक है। और दूसरा कि अगर आपका सॉरी और बच्चे आगे परेशान करते, ठीक है, बच्चे हेलो बोलो सबको, ठीक है, हेलो बोलो सबको बोलो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, आ जाओ बच्चे, हेलो बोलो और फटाफट आपका केला खाओ और निकलो जल्दी, बच्चे फाड़ दो, भैया लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड रुको, भैया आते ना, थोड़ा तो 10 मिनट रुक जाओ, अब बस क्लास खत्म होने वाला है बाबू। ओके, नेक्स्ट है बच्चे आपका नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपका अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में ज़्यादा पड़ा हुआ है तो उसमें से अभी सेल नहीं हुआ है, वहाँ से भी ले जा सकते हो क्या रिटेन अर्निंग में, यस, वहाँ से भी ले जा सकते हो, आपका रिटेन अर्निंग में सेल नहीं हुआ है वहाँ से भी आप ले जा सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, राइट। आपका ड्यूरिंग आपका अभी बेसिकली एंटिटी अभी उसको ट्रांसफर नहीं किया है, पीपी हमारे पास है, जब आपका एसेट बेच दोगे, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा अमाउंट ले जाओ, जब नहीं बेचो अभी उस टाइम पे ले आ सकते हो क्या, यस, वहाँ से भी कर सकते हो, थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। आपका ये ऑप्शनल है, ठीक है, कि आपका सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस मे आल्सो बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द एसेट इज आपका यूज, अगर यूज है वहाँ पे भी आपका ले जा सकते हो, ठीक है, बाय द एंटिटी, इट इज ऑप्शनल, राइट। एंड कितना ले जा सकते हो बच्चे, एक्सेस ऑफ, ध्यान सुनो बच्चे, यहाँ पे क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सेस ऑफ ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन, जो आपका एक्सेस है ना बच्चे, रिवैल्यूएशन गेन टू आपका यहाँ पे एक्सेस डिप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन, राइट। आपका गेन का जो एक्सेस वाला है उतना ही पोर्शन आपका ले जा सकते हो, क्या आपका बच्चे इतना अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूड फिगर, फॉर एग्जांपल 1,20,000 पर डिप्रिसिएशन कितना वो और आपका डिप्रिसिएशन और ओरिजिनल फिगर, राइट, उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, इतना अमाउंट मैक्सिमम ले जा सकते हो, ठीक है, इतना अमाउंट मैक्सिमम ले जा सकते हो। साइलेंट सिचुएशन बच्चे आपका कंपनी को बोलना, आपका मान के चलना कि ये आपका ऑप्शन कंपनी ने ऑप्ट नहीं किया, ठीक है, इतना पोर्शन मैक्सिमम आप एक्सेस अमाउंट जो है ना डिप्रिसिएशन से वो बच्चे आपका ले जा सकते हो, ठीक है, ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन के कारण जितना आपका उस पर आपका लगा हुआ था, ठीक है, रिवैल्यूएशन आपका बच्चे आपका ये अमाउंट था, ठीक है, वो उतना अमाउंट ले जा सकते हो, ठीक है, इतना अमाउंट आप ले जा सकते हो, ओके। अब इसका सेकेंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसका बच्चे आपका सेकेंड आपका लास्ट में नोट लिखते हैं, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग इज नोट मेड फ्रॉम द पीएल अकाउंट, दैट इज द रिवैल्यूएशन आपका जो ओसीआई अकाउंट होता है आइटम, दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएल अकाउंट। ध्यान सुनो बच्चे, जो रिटेन अर्निंग में चला गया बच्चे वो आपका पीएल अकाउंट में आपका जो है ना, ये आपका नॉट ट्रांसफर टू बच्चे पीएल अकाउंट, ध्यान सुनो बच्चे, रिक्लासिफाई वो पीएल अकाउंट में नहीं होगा, ये आपको जो ओसीआई अकाउंट में आएगा ना वहाँ पे बच्चे 2 आइटम होता है, ठीक है, दैट विल क्लासिफाई आइटम दैट विल क्लासिफाई टू पीएल अकाउंट, और आपको कुछ आइटम होता है दैट विल नॉट क्लासिफाई टू पीएल अकाउंट, राइट, मीन्स आपको वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा, ठीक है। गेन लॉस जो होगा सेल ऑफ पीपी रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट, राइट, और आपका जो भी गेन लॉस होगा सेल पे, ठीक है, सेल पे तो पीएल अकाउंट में जाएगा, और आपके जो कंपनसेशन रिसीव फॉर इंश्योरेंस कंपनी ड्यू टू आपका मान लीजिए हमने कुछ डैमेज वगैरह हो गया, ठीक है, पीपी का, वो सेपरेटली आपको अदर इनकम में जाएगा पीएल अकाउंट में, ठीक है, राइट, ये आपको हो गया।
अब आपका एस्टिमेट्स अगर डिसमेंटलिंग, अभी लास्ट पॉइंट है बच्चे, ठीक है, आपका चेंज इन आपका एस्टिमेट या फिर आपका डिसमेंटलिंग आपका या डी रिकॉग्नाइज पे आपका बेसिकली चेंज हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका हमने जिस समय सोचा था 5 लाख, अब हो गया कितना, आपका लग रहा है 5 लाख नहीं, आपका तो 6 लाख होगा या फिर 4 लाख होगा, ड्यू टू आपका न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, तो डिसमेंटल करना ईजी हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो तो चेंज हो सकता है ना, यस चेंज हो सकता है, राइट। तो जिस पॉइंट में चेंज होगा, पहले आपका देख लेना कि प्रोविजन फॉर आपका जो डी का जो है आपका डीकमीशनिंग लायबिलिटी हैज बीन इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू द चेंज, आपका इसके कारण से बच्चे आपका डीकमीशनिंग वाला प्रोविजन बढ़ेगा ना या घटेगा, यस। आपका अगर बढ़ गया, ठीक है, ध्यान सुनो बच्चे, बढ़ गया, ठीक है, तो लायबिलिटी है, घट गया तो बच्चे आपका वहां से बच्चे आपका कैलकुलेट रिवाइज एस्टिमेटेड अमाउंट आपका निकालोगे, रिवाइज आप निकालोगे एस्टिमेटेड, ठीक है, आपका ऑन द डेट ऑफ बच्चे क्या चेंज, और उसमें से बच्चे कैरिंग अमाउंट देख लोगे डिसमेंटलिंग का हमारे पास अब कितना है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज निकल जाएगा। अब इंक्रीज डिक्रीज का अकाउंटिंग बताता हूँ सेकंड स्टेप में बच्चे, क्या कि अगर आपने कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया है, ठीक है बच्चे, कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया है, राइट, तो जस्ट इंक्रीज डिक्रीज लायबिलिटी, राइट, आपका क्या करना पड़ेगा बच्चे, इंक्रीज इन लायबिलिटी आपको पीपी कॉस्ट में आपको ऐड करना चाहिए। अगर वो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो पीपी अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर आपका डीकमीशनिंग लायबिलिटी, अगर आप डिक्रीज हुआ तो आपका वहाँ से आपका हटा दो, ठीक है, डिक्रीज कर दो। अगर इवैल्यूएशन मॉडल आपने अप्लाई किया बच्चे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे बच्चे गेन लॉस का करते हो, ठीक है। अगर आप इंक्रीज किए हो, राइट, तो डेबिट आपका पीएल अकाउंट में, राइट, आपका डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अप टू द अमाउंट बैलेंस एग्जिस्टिंग, राइट, और आपका रिमेनिंग कोई बचा है तो पीएल अकाउंट में, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आपका ट्रीटमेंट होगा, ऑलरेडी हमने ये समझ लिया, ठीक है, जैसे आपका रिवैल्यूएशन गेन लॉस का आता है उसी तरीका से, ठीक है, ये देख लो बस, आपका ये हमने उसी तरीका से आपका किया, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चे क्या हुआ, आपका ये इंडेक्स आपका खत्म होता है, ये इंडेक्स का पूरा कहानी आपका स्टोरी खत्म होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, ये पूरा इंडेक्स कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली खत्म हो गया। इसमें जो आपका सेकंड वीडियो है, ठीक है, आपका इसका पहले आपको रिवीजन करके आओगे, ठीक है, आपका रिवीजन करके आओगे, इसमें बच्चे आपका 2 वीडियो आपको अपलोड होगा, ठीक है, ये आपका आज 2 वीडियो अपलोड होगा, नाइट में आपका कल मॉर्निंग तक आप अपलोड हो जाएगा। एक तो इंडेक्स 16 का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो, और दूसरा आपका इंडेक्स आपका 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। किसी को भी करना है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आप खुद से ट्राई करना चाहते हो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं करना है तो हम आपको रिकॉर्ड करके देंगे, ठीक है, ये रिकॉर्ड करके इंडेक्स आपको देंगे, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, राइट। तो मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो जल्दी से जल्दी आपके खत्म हो जाए, राइट। तो आप एक बार देख लीजिएगा, और इसका हम आपको रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। आज दोनों वीडियो यानी इंडेक्स 2 का क्वेश्चन और आपका इंडेक्स 16 का क्वेश्चन, यानी ये दोनों हम क्वेश्चन आज का हमारा सिलेबस में था, आज हम इसको खत्म करेंगे। कॉन्सेप्चुअल तो खत्म हो गया, ठीक है, और आपका बाकी हम आपका इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, आपका पूरा क्वेश्चन का चैप्टर इंडेक्स 16 का बच्चे क्वेश्चन सॉल्यूशन हम आपको आज जान देंगे, ठीक है, यानी रिकॉर्ड करके इंडेक्स 2 भी, और आपका नाइट तक आज जान देगा, ठीक है, नाइट तक नहीं तो कल मॉर्निंग में एक बार पूछ लीजिएगा, राइट। अगर आप रिकॉर्ड हो गया मे भी हो सकता है नहीं अपडेट हुआ तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना रिवीजन करके आइए, कल हम इंडेक्स 23 करेंगे, इसमें दोनों पे क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं ट्राई होता है तो कोई बात नहीं, आपको इंडेक्स का दोनों का क्वेश्चन आप सॉल्यूशन के साथ आज जान देंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।